हेलो डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं प्रियल भाटी स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस शानदार से सेशन में। तो जल्दी से सभी लोग आ जाएं भाई, फिर अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई थोड़ी सी माफ़ी चाहते हैं आप सभी से, क्योंकि आज मुझे क्या लगा कि आपके एप्लीकेशन पर क्लास अविनाश सर के जो हमारा टाइम टेबल आ गया था 9 बजे का, तो इस वजह से मैंने सोचा कि फिर क्लैश हो जाएगा, तो मैंने वो क्लास करवा ली थी फिर 10 बजे की। लेकिन अब मुझे पता चला वो टाइम टेबल गलत था, ऐसा कुछ नहीं था। तो इस वजह से फिर वापस वो क्लास हमने 9:30 बजे की रखवाई है। कुछ बच्चे नहीं आए होंगे इस वजह से, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया था कि 10 बजे से है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेबल का क्लेश था ना, तो इस वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, बाकी थोड़ा सा मैनेज करो। हाँ जी, ठीक है। यहाँ तक की सभी बातें सही हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स, यानी कि जैव अणु का एक वन शॉट सेशन रखने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताएं भाई कैसे हैं आप सभी। हर्षित भगवान यादव, बालदीप राजा, हरि भगवान, सभी को राधे कृष्ण भाई। निपु कुशवाहा, आस्था पटेल, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम भाई। कैसे हैं आप सभी। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जैव अणु यानी कि बायोमोलिक्यूल डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है कि भाई आप बायोमोलिक्यूल से क्या समझते हैं। बायोमोलिक्यूल्स यानी कि जैव अणु क्या होते हैं, तो जल्दी से बताएं आप बायोमोलिक्यूल्स के बारे में क्या जानते हैं। सबसे पहली बात है और सबसे बेसिक बात है कि जितने भी सजीव हैं, जितने भी जीवित जीव हैं, वो सभी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब से मिलकर बने होते हैं। आप सभी ये बात जानते हैं कि जीवित जीव जो होते हैं उनमें कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, उनमें अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, और उन्हें पहचानने का तरीका जो होता है वो हम अलग अलग विधियों से उनके तत्वों का विश्लेषण करते हैं। ये बात मैंने सेशन में भी आपको बताई है, और जो आज हम इसका क्विक रिवीजन करने वाले हैं उसमें भी सेम बात मैं आपको बताने वाली हूं। सबसे पहली बात है भाई, जल्दी से मुझे डेफिनेशन बताओ कि आप बायोमोलिक्यूल्स को अगर एक लाइन में डिफाइन करोगे तो वो क्या होता है। हाँ जी, जल्दी से बताइए। तो बायोमोलिक्यूल्स यानी कि जैव अणु क्या होते हैं, जल्दी से मुझे बताओ। यानी कि सबसे पहली बात है भाई, सभी रासायनिक जितने भी रासायनिक जीव हैं, मतलब जितने भी रासायनिक यौगिक हैं, चाहे वो कार्बनिक हो चाहे वो अकार्बनिक हो, और जो जीवित जीवों में उपस्थित होते हैं, उनका रखरखाव करते हैं, उनकी उपापचय क्रियाओं में एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं। इसी को हम कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। और आपके सामने यहाँ डेफिनेशन भी लिखी हुई है भाई, आपके सामने यहाँ डेफिनेशन भी लिखी हुई है। बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, क्या कहा गया है, यहां लिखा गया है कि बायोमोलिक्यूल्स यानी कि जैव अणु वे रासायनिक यौगिक हैं जो जीवित प्राणियों में पाए जाते हैं और जीवन की सभी प्रक्रियाओं जैसे कि वृद्धि करना, मेटाबॉलिज्म करना, प्रजनन करना, ऊर्जा उत्पादन को संचालित करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो समझ गए आप कि जैव अणु एक्चुअल में क्या होते हैं। यहां तक की बातें तो आपको समझ में आ गई है भाई, जल्दी से बताओ। और जल्दी से यहां पे एक चीज और लिखनी है, वो क्या लिखनी है कि जितने भी जीव हैं, यानी कि सभी जीवित जीव किस किस के मिलकर बने होते हैं भाई, जल्दी से बताओ। जो हमारे कोर एलिमेंट हैं, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिनसे सभी जीव बने हुए होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो सभी जीवित जीव जो है ना, सभी जीवित जीव किस किस चीज के मिलकर बने होते हैं, जल्दी से बताइए। मैम मिलकर बने होते हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के। ठीक है, यानी कि ये जो एलिमेंट हैं ये तो हमारे कोर एलिमेंट इसको हम कहेंगे। और भी बहुत सारे तत्व होते हैं, क्या होते हैं, और भी एवं कई अन्य तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यहां तक की बातें। बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, चाहे वो कार्बनिक हो या फिर वो अकार्बनिक हो, यही बात हम डिस्कस करेंगे इस पूरे सेशन में। ठीक है, मिलकर बने होते हैं, वही इंपॉर्टेंट बात मैंने अभी यहां पे कही है। ठीक है जी, और मैंने अभी क्या बताया है आपको। हाँ जी, सारी की सारी चीजें वही होती हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सभी रासायनिक यौगिक, ये ऊपर जा रहा है क्या स्क्रीन, ये विजिबल हो रहा है। हाँ जी, तो मैं क्या बात बता रही थी, मैं यही बात आपको बता रही थी कि सभी रासायनिक यौगिक जो जीवों में उपस्थित होते हैं, यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है, यही इसका पूरा सार भी है। सभी रासायनिक यौगिक, इस डेफिनेशन में ही इस पूरे चैप्टर का सार छुपा हुआ है। सभी रासायनिक यौगिक, चाहे वो आपके कार्बनिक हो चाहे वो आपके अकार्बनिक हो। ठीक है, कार्बनिक हो या तो अकार्बनिक हो, कार्बनिक या तो अकार्बनिक, क्या क्या कार्य करते हैं वो सभी रासायनिक यौगिक, कार्बनिक हो या तो अकार्बनिक हो,
जीवों के शरीर में उपस्थित होते हैं और क्या क्या काम करते हैं, जल्दी से बताओ भाई, क्या क्या काम करते हैं, कार्बनिक हो अकार्बनिक हो, जीवों के शरीर में उपस्थित होते हैं, जीवों में प्रेजेंट होते हैं या उपस्थित होते हैं, सेम बात है। क्या करते हैं भाई, जल्दी से बताओ, इनका काम क्या क्या होता है, इनका कार्य क्या क्या होता है, मुझे जल्दी से बताओ कि इन बायोमोलिक्यूल्स का कार्य की अगर मैं बात करूं तो कार्य क्या क्या होते हैं, जल्दी से मुझे बताओ फटाफट, कार्य क्या क्या होते हैं इनका। मैम ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी में क्या क्या काम करते हैं, सबसे पहली बात है मैम वृद्धि को रेगुलेट करने का काम करते हैं, है ना भाई। जीवों में रख रखाव करेंगे, पूरा जो रख रखाव होता है बॉडी का, हर साइकिल को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना इनका काम होता है, वृद्धि करना इनका काम होता है, प्रजनन करना इनका काम होता है, बॉडी की हर प्रक्रियाओं को रेगुलेट करना इनका काम होता है। वृद्धि प्रजनन आदि सभी प्रक्रियाएं कौन करते हैं, जैव अणु करते हैं। यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही, मुझे बस इतनी बात बता दो, क्लियर है। यहां तक की सभी बातें समझ में आ रही हैं। यही बात हमने देखी थी कि किस किस के बने होते हैं। यहां देखो जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड पे, ये कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, फास्फोरस, सल्फर, इन सभी तत्वों से मिलकर बने होते हैं। क्लियर बात है, बिल्कुल सही जवाब है सभी का, क्लियर है। तो चलो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बातें सभी को समझ में आ रही है, जल्दी से बताओ। अब बात आती है भाई रासायनिक संगठन का विश्लेषण कैसे करें, कैसे पता लगेगा कि कौन से तो फिल्ट्रेट होते हैं और कौन से हमारे एफिल्ट्रेट होते हैं, यानी कि निस्यंद और धारित, जो मैंने आपको बताया था इस कंसेप्ट में, वो बातें हम यहां पे क्लियर करेंगे। ठीक है, यहां तक की बातें सभी को समझ में आ रही हैं, जल्दी से बताओ। जब कार्बनिक यौगिकों का हम रासायनिक विश्लेषण करते हैं तो वहां पे हमको कुछ बातें पता चलती हैं भाई। वो बातें क्या होती हैं, जल्दी से बताओ। कुछ एक्सपेरिमेंट बताया गया है हमको इसके रिगार्डिंग। क्या एक्सपेरिमेंट बताया गया है, मैंने पहले भी बताया था कि यहां पे एक लिविंग टिश्यू लिया जाता है। क्या बताया जाता है, एक लिविंग टिश्यू लिया जाता है। लिविंग टिश्यू में चाहे वो हो सकती है आपकी कोई लीव हो सकती है, उस जीवित ऊतक को लिया जाता है। सबसे पहले एक जीवित ऊतक को लिया जाता है, अब इसके आधार पर होगा विश्लेषण। अब ये जो जीवित ऊतक है, या तो ये कोई लिवर का पीस हो सकता है ना, ध्यान देना इस पॉइंट पे, या तो ये किसी लिवर का पीस हो सकता है, सीई, ठीक है, पीस हो सकता है, या फिर और क्या क्या हो सकता है भैया, ये कोई हमारी लीफ भी हो सकती है, ये कोई लीफ भी हो सकती है ना। इसको लिया जाता है और क्या किया जाता है, फिर इनको लेने के बाद मैम अब क्या किया है, कोई लिवर पीस हो गया, कोई वेजिटेबल हो गई, अब क्या किया जाता है, अब इनका एक पेस्ट बनाया जाता है। मैम इनका क्या किया जाता है, इस लिविंग टिश्यू, ये जो जीवित ऊतक है, इसका बनाया जाता है पेस्ट। इसका क्या बनाया जाता है, गाढ़ा सा एक पेस्ट बनाया जाता है। उस पेस्ट को बनाने के लिए कुछ प्रयोग किए जाते हैं, कुछ कह सकते हैं कुछ कंपाउंड यूज किया जाता है, जिसका नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक पेस्ट बनाया जाता है इसका, और उस पेस्ट को ओखल और मूसल की सहायता से बनाया जाता है भाई। ये बात मैंने आपको बताई भी हुई है, अब भी बता देते हैं, किसकी सहायता से, ओखल और मूसल। आपके एनसीईआरटी में सेम वर्ड लिखा हुआ है भैया। ओखल और मूसल से उन जो भी जीवित ऊतक है उनको अच्छे से पीसा जाता है और एक गाढ़ा पेस्ट बनाया जाता है। उस पेस्ट को हम क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ भाई। पेस्ट बनाने के बाद हम क्या प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और जो अंजू वर्मा आप इस एलिमेंट कंपाउंड को यूज कर रहे हैं ना, यही आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ना। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब सभी लोग दे रहे हैं। अब क्या किया जाता है इनमें, अब इस पेस्ट में ऐड किया जाता है एक सब्सटेंस। क्या ऐड किया जाता है भैया, ऐड किया जाता है एक सब्सटेंस ऐड किया जाता है, और उस सब्सटेंस का नाम बताओ जल्दी से बताओ। और सबकी स्क्रीन पर सेम नाम है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या नाम होता है, इसका नाम है मैम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या नाम होता है मेरे प्यारे से साथियों, जल्दी से बताओ। ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल नाम होता है भैया। यहां तक की सभी बातें समझ में आ रही हैं, जल्दी से बताइए। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड पूरा नाम होता है। फॉर्मूला बताओ जल्दी से मुझे फॉर्मूला बताओ, या नहीं बताओगे तो मैं खुद बता दूंगी। ये होता है आपका फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, CCl3COOH। यही होता है ना फॉर्मूला, जल्दी से बताओ भाई। हाँ जी, यही होता है क्या फॉर्मूला, जल्दी से बताओ। हमने ज्यादा इसी नहीं लगा दी, इसमें तो Cl3 तो होता है, एक Cl3 ही तो होता है। हाँ जी ठीक है,
Cl3COOH, ये ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है और ये आपसे बहुत बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहां तक की बातें सभी को समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी? अब जब ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इसमें डाला जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं मैम? अब हो जाता है, इसकी स्लरी बन जाती है, यानी कि अब इसको फिल्टर किया जाएगा। यहां पे क्या बन जाएगी मैम? इसकी जो स्लरी बन गई है ना, ये जो इसकी स्लरी बन गई है, अब इसको मैम हम करेंगे फिल्टर। अब इसको क्या किया जाता है भैया? इसको मैम छाना जाता है। क्या किया जाता है? अब इसको फिल्टर किया जाता है। अब इस फिल्टर का ही पूरा का पूरा खेल होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। देखो आपने कंसेप्ट अच्छे से किया है तो आप लोग कितना सही जवाब सभी लोग दे रहे हैं। तो यहां पे इसको फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के बाद क्या होगा? फिल्टर करने के बाद हमको दो चीजें मिलेंगी भाई। फिल्टर हमें करने के बाद दो चीजें मिलेंगी। दो चीजें क्या मिलेंगी? जल्दी से बताओ। जब हम इसको फिल्टर करेंगे तो एक तो ऐसे कंपाउंड मिलेंगे जो कि अम्ल में कैसे होंगे? अम्ल में क्या होंगे भैया? अम्ल में होंगे अघुलनशील। ठीक है, कैसे होंगे? जल्दी से बताओ कैसे होंगे भैया, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। हाँ जी, हमने इसमें थोड़ी Cl3COOH होता है ना फॉर्मूला, ठीक। हाँ जी, जल्दी से बताओ। तो जब हम इसको फिल्टर करते हैं तो फिल्टर करने के बाद क्या होता है? निस्यंद धारित। बिल्कुल सही जवाब सभी लोग दे रहे हैं। जब हम इसको फिल्टर करते हैं तो फिल्टर करने के बाद हमको एक मिलता है अम्ल में विलेय अंश, एक तो मिलते हैं मैम अम्ल में विलेय अंश और एक मिलते हैं अम्ल में अविलेय अंश। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? एक तो मिलते हैं मैम अम्ल में विलेय अंश और एक मिलते हैं अम्ल में अविलेय अंश। क्लियर हो गई बातें? अविलेय अंश, ठीक है। चलो भाई, दो चीजें हमको यहां पे देखने को मिलती हैं। एक तो है अम्ल में अविलेय अंश, ठीक है भाई। हाँ जी, ठीक है, यहां तक की बातें। हाँ जी, यहां तक की सभी बातें सही हैं। जल्दी से बताओ भाई, कोई दिक्कत परेशानी इस चीज में? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ, फटाफट फटाफट। एक सेकंड का वाटर ब्रेक लेना है भाई, एक सेकंड रुकना। कहां रखा है हमारा पानी? जल्दी से बताओ भाई, फटाफट फटाफट। हाँ जी, अब क्या होगा? हाँ जी, एक तो होता है अम्ल में विलेय अंश, ठीक है। जल्दी से बताइए। धन्यवाद भाई। यहां तक की बातें सभी सही हैं? जल्दी से जवाब दो। यहां तक की सभी बातें सही हैं? पेन कहां गया भाई हमारा? हाँ जी, यहां तक की सभी बातें सही हैं, जल्दी से बताओ। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिखो थोड़ा सा। हाँ जी, जल्दी से बताओ, इसको थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे लिखो। एक तो होते हैं अम्ल में विलेय अंश, अम्ल में विलेय अंश। दूसरे कौन से होते हैं? अम्ल में अविलेय अंश। फिल्टर करने के बाद जब उसको स्लरी को चीज पेपर या फिर कॉटन से फिल्टर किया जाता है तो हमको दो चीजें मिलती हैं। एक तो होते हैं अम्ल में अविलेय अंश और एक होते हैं अम्ल में, हाँ जी जल्दी से बताओ क्या होता है भैया? हाँ, ये सारी चीजें मिलती हैं। जल्दी से बताइए भाई, फटाफट फटाफट बताओ जल्दी से। जल्दी से बताओ। हाँ, क्या गलत लिख दिया हमने? कहीं कुछ गलत लिख दिया क्या? जल्दी से बताओ भाई, कौन सा फॉर्मूला रॉन्ग है? हाँ जी, CCl3COOH ही तो होता है उसका फॉर्मूला। CCl3COOH ही तो हमने लिखा है। CCl3COOH ही तो होता है TCA का फॉर्मूला। CCl3COOH, CCl3COOH ही तो होता है TCA का फॉर्मूला, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? हाँ जी, जल्दी से बताओ। एक तो होता है, हाँ फॉर्मूला सही तो है, बताया तो मैंने। फॉर्मूला कैसे रॉन्ग है? हरि भगवान, क्या दिक्कत है? हाँ जी, जल्दी से बताओ।
सबसे पहले एक होता है अम्ल में विलेय अंश और एक होता है अम्ल में अविलेय अंश। ठीक है, जो अम्ल में विलेय अंश होता है ना उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट, यानी कि इसे हम कहते हैं मेरे प्यारे से साथियों निस्यंद कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्यंद कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं। और इसको रिटेंटेड मतलब कि इसको कहते हैं धारित। इसको क्या कहते हैं? इसको मैम हम कहते हैं धारित। यहां तक की सारी बातें समझ में आ रही हैं? जल्दी से बताओ। हाँ जी, जल्दी से बताओ, फटाफट फटाफट। यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं? हाँ जी, ठीक है। अम्ल में विलेय अंश और अम्ल में अविलेय अंश, इसको हम कहते हैं निस्यंद और इसको हम कहते हैं धारित। यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? मुझे जल्दी से बात बताओ। अब ये जो होता है ना, ये जो होता है क्या कहते हैं इसको? निस्यंद जो होता है, इसमें कई सारे कार्बनिक यौगिक आपको देखने को मिलते हैं। इसमें कई सारे कार्बनिक यौगिक आपको देखने को मिलते हैं। इतनी बात समझ लो, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब क्या किया जाता है इन कार्बनिक यौगिकों के लिए? क्या किया जाता है? इन कार्बनिक यौगिकों को भगाने के लिए क्या किया जाता है मैम? इनको वाष्प में उड़ा दिया जाता है। वाष्प में उड़ा दिया जाता है। जो बच जाता है उसको ऐश कहते हैं, जिसमें कि सारे कार्बनिक तत्व शामिल होते हैं। यही बात मैंने आपको बताई थी भाई, यही बात मैंने आपको वहां भी समझाई थी कि इसमें क्या होता है। यानी कि सबसे पहली बात है कि भैया जीवित ऊतकों में अकार्बनिक तत्व भी होते हैं और आपके कार्बनिक तत्व भी होते हैं। यही बात मैंने आपको बताई थी। तो अकार्बनिक को क्या करेंगे? अकार्बनिक को मैम वाष्प से हम उड़ा के भगा देंगे, है ना। वाष्प से उड़ा के जब हम भगा देंगे अकार्बनिक तत्वों को, कार्बनिक तत्वों को, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, तो फिर क्या बचता है हमारे पास? अकार्बनिक तत्व तो हमने भगा दिए। तो यदि एक बात याद रखना, किसी ऊतक को, यही पॉइंट को यहां लिख लो, इसी पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट करके यहां लिख लो। यदि किसी ऊतक को पूरी तरह से जला दिया जाता है, लिविंग टिश्यू कोई भी हो, यदि किसी ऊतक को पूरी तरह से जलाया जाता है, क्या मिलता है? जल्दी से बताओ। यदि किसी, हाँ जी ठीक है, जल्दी से बताओ। यदि किसी ऊतक को पूरी तरह से जला दिया जाता है तो क्या होता है? जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, तो क्या होता है? सभी कार्बनिक यौगिक वाष्प में उड़ जाते हैं, है ना। सभी कार्बनिक यौगिक क्या हो जाते हैं? जल्दी से बताओ, आप बताओ, क्योंकि मैंने तो आपको बताया हुआ है, मैं तो यहां बस रिवीजन करवा रही हूं। मैंने तो पूरा कंप्लीट आपको पढ़ाया हुआ है, ये है ना भाई। यहां तो हम आज एक वन शॉट ले रहे हैं ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं, है ना भाई। तो क्या होता है? कार्बनिक यौगिक गैसीय रूप में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, गैसीय रूप में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। बचता क्या है? बचता है मैम ऐश बचता है, राख बचती है, और शेष बचती है ऐश, जिसको कि आप राख कहते हैं। ठीक है, यहां तक की बातें सभी सही हैं? हाँ जी, जल्दी से भस्म बन जाता है, बिल्कुल सही बात है। हमको भस्म जो मिलती है वो यहीं से मिलती है। और जो आपके गैसीय रूप हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प की फॉर्म में, वो एकदम उड़ के वाष्प बन जाते हैं और हमको जो शेष मिलता है वो ऐश है। और इस ऐश में क्या मिलता है? इस ऐश में ही होते हैं हमारे अकार्बनिक तत्व। इस ऐश में ही क्या प्रेजेंट होते हैं मैम? इस ऐश में ही प्रेजेंट होते हैं अकार्बनिक तत्व। जैसे कि कौन कौन से? सभी अकार्बनिक तत्व लगा लो भैया। अकार्बनिक तत्व जैसे कि आपके कैल्शियम हो गया, जैसे कि आपका मैग्नीशियम हो गया, मतलब कि XYZ सारे के सारे कार्बनिक तत्व जो हैं वो हमको यहां मिलते हैं। यहां तक की बातें सभी को समझ में आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। एक बार हमारे एनसीईआरटी की कुछ टेबल्स हैं, उनको देख लेते हैं। ये रही भाई टेबल, जीव और निर्जीव पदार्थों में पाए जाने वाले तत्वों की तुलना। यहां देखो, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के अर्थ क्रस्ट पर, जो अर्थ क्रस्ट पर, हिंदी अर्थ क्रस्ट पर जो आपकी हाइड्रोजन है 0.14 की रेशियो में होती है। जबकि बात करें मनुष्य के शरीर में, तो मनुष्य के शरीर में कितना होता है? 0.5 की प्रेजेंस होती है आपके हाइड्रोजन की। कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन अर्थ क्रस्ट पर प्रेजेंट होता है 0.03। कल भी हमने डिस्कस किया था ना, जब हम एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे, वहां भी हमने डिस्कस किया था। लेकिन मनुष्य के शरीर में बात करेंगे कार्बन की, तो 18.5 का रेशियो रहता है। मतलब कि यहां इस टेबल को बताने का मतलब बस इतना है, क्योंकि डायरेक्ट
डायरेक्ट मात्राएं आपसे पूछी जाती हैं कि एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, उसका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बताया जाता है भैया, क्या बताया जाता है, सीधी बात बताई जाती है कि क्या होता है, सीधी बात ये बताई जाती है कि आपके कंपोजिशन पूछी जाती है शरीर की और आपके अर्थ क्रस्ट की। ठीक है भाई, यहां तक की बातें। जैसे कि ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में 46.6 का रेशो होता है अर्थ क्रस्ट पे, लेकिन ह्यूमन बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा होती है 65। ठीक है, नाइट्रोजन की बहुत थोड़ी होती है, मनुष्य शरीर में 3.3 होती है। जितने भी अमीनो एसिड्स वगैरह होते हैं, प्रोटीन होते हैं, सब में मिक्सचर होता है इस चीज का। ठीक है, चलो भाई जल्दी बात करते हैं सोडियम की। सोडियम का रेशो देख सकते हो, मैग्नीशियम का रेशो देख सकते हो। और ये सारी जो है, ये सारी की सारी बात किसने बताई हुई है, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री के अंदर सीएम राव वगैरह ने अपनी टेबल दी थी। जीव ऊतक पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्वों की सूची, जैसे कि सोडियम है, सोडियम आयन की फॉर्म में होंगे, पोटेशियम पोटेशियम आयन की फॉर्म में। आप यहां देख सकते हैं जितने भी सब्सटेंसेस आपको दिए गए हैं आयंस की फॉर्म में कैसे होंगे और ये फॉर्म में कैसे होंगे। क्लियर है यहां तक की बातें? यहां तक की सभी बातें क्लियर हैं? जल्दी से बताओ भाई, इतनी बातें आपको समझ में आ रही? यौगिक का कंपोजिशन भी आप देख लेना, वाटर का कंपोजिशन भी आप देख लेना, मैग्नीशियम का भी देख सकते हैं यहां पे। यहां तक की बातें सभी को समझ में आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी हो इस चीज में तो जल्दी से बताओ भाई। यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही, मुझे बस इतनी बात बता दो। चलो भाई, इतनी बातें क्लियर हैं? जल्दी से बताओ, यहां तक की सभी बातें क्लियर हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी बात करते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट की। यहां आप देख सकते हैं विश्लेषण पद्धति हमने बता दी थी भाई आपको। चलो भाई, अब नेक्स्ट बात करते हैं कुछ सूक्ष्म जैव अणु की, जिनको बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। जिनको क्या कहा जाता है? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। क्लियर यहां तक की सभी बातें? सूक्ष्म जैव अणु जिनको कि आप कहते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में सबसे बेसिक बात तो इनको आणविक भार से पूछी जाती है। सबसे पहली बात तो इनके आणविक भार से पूछी जाती है। ठीक है, आणविक भार कैसे? जैसे कि यह पूछा जाता है कि जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल हैं और जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल हैं कितने आणविक भार पर काम करते हैं। यही बात हमसे ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। क्लियर बात है ना यहां तक? सबसे पहली बात बायो माइक्रो मॉलिक्यूल की अगर मैं करूं तो आपको पता होना चाहिए कि इनका जो भार है, इनका जो आणविक भार है वो 18 से 800 डाल्टन के बीच होता है। डेफिनेशन देख लो ध्यान से। माइक्रो मॉलिक्यूल वे जैविक अणु होते हैं जो आकार में छोटे होते हैं। भाई आकार में छोटे होने का मतलब तो इनका नाम में ही छुपा हुआ है, इनके नाम में ही छुपा हुआ है। ठीक है, इनके नाम में ही छुपा हुआ है। यहां तक की बात समझ में आ रही है? हाँ जी, तो इनका कितना होता है? इनके बीच होता है 18 से 1800 डाल्टन के बीच। मैक्रो नहीं, हम माइक्रो की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई यहां तक की बात सही है। अब जो माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें एक कैपेबिलिटी होती है कि वो बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत जल्दी टूटते हैं। क्लियर बात है? हाँ जी, तो कैसे होते हैं? बहुत तेजी से बनने और टूटने वाले होते हैं। ये कैसे होते हैं मैंने पहले ही बताया था जब हमने यहां पे क्या किया था। मैंने यहां पे पूरी स्लरी का वो जो एक टेबल सा बना के दिखाया था, तो वहां पे क्लियर किया था पहले ही। वहां पे पहले ही क्लियर किया था कि एसिड सॉल्युबल पूल में जितने भी बायो माइक्रो मॉलिक्यूल हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? वो सारे के सारे घुलनशील वाले में आते हैं। जो हमारा कैसा था? हाँ जी, जल्दी से बताओ। हाँ ठीक है, अच्छा भाई, अभिषेक प्रजापति, ये जो टर्म आप लगाते हो ना, ये कि ये सच में ही बहुत खराब है। मतलब आप खुद के लिए जो ये वर्ड यूज कर रहे हो भाई, बात बताओ। आप के पास फोन है, आप यहां बैठ के आराम से क्लास ले रहे हैं। ठीक है, आपके पास फोन है और आप आराम से बैठ के क्लास है, तो गरीब कैसे हुए? और इतने बेहतरीन से बेहतरीन फैकल्टीज यहाँ पे, मतलब हमारे जो सीनियर्स हैं वो सभी आपको पढ़ा रहे हैं, तो कैसे गरीब हो सकते हो आप? आपको किसी भी तरह की कोई चार्जेस आपसे यहाँ नहीं लिए जा रहे हैं। आप यूट्यूब पे क्लास अगर ले रहे हैं तो इस बात का तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि गरीब और रईस का क्या मतलब होता है। भाई वो करो, आपको कितनी अफोर्डेबल चीजें यहाँ पे मिल रही हैं। और आप, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपके पास अगर फोन है, आपके फोन में रिचार्ज है, तो आप बैठकर एटलीस्ट क्लास तो ले सकते हैं, है ना। वन शॉट से आपका सेशन कंप्लीट कर सकते हैं। मैं तो ये कह रही हूँ अगर आप कोर्सेज भी नहीं ले पा रहे हैं फिर भी कितनी बात सही है ना। तो बस ये वर्ड अपने आप में ही आपको थोड़ा छोटा महसूस कराता है, इसलिए ये वर्ड यूज मत किया करो। आप कैपेबल हो हर चीज के लिए, क्या नहीं है ना? क्या नहीं है ये बताओ। आपके पास भगवान ने 2 हाथ पैर दिया, आप मेहनत कर सकते हैं, आप बुक खरीद सकते हैं, बुक नहीं खरीद सकते हैं, किससे पुरानी ले सकते हैं, और हमसे जो बन पड़ेगा हम लोग भी आपके लिए करते हैं सारी चीजें। तो दिक्कत किस बात की है भाई? ये वर्ड ही अपने आप में एक बहुत छोटा वर्ड होता है जो आप बोल रहे हैं, बट कोई बात नहीं, पर आगे से मत बोलना क्योंकि ये बहुत खराब चीजें होती हैं। ठीक है, क्योंकि आप खुद ही ये बात बोल रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप कितने खुद ही डिमोटिवेट है ना खुद से, है ना। बस बात बस इतनी सी है। ठीक है,
जल्दी से बताओ। तो इनका आकार, हाँ जी, मैंने क्या कहा था कि जिनका आणविक भार कम होता है और जो टीसीए यानी कि ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में घुलनशील होते हैं, जो घुलनशील वाले भाग में थे, वो सारे के सारे बायोमाइक्रोमोलिक्यूल ही कहलाते हैं। क्लियर है यहां तक की बातें? यहां तक की सभी बातें सही हैं और इन्हें एसिड सॉल्युबल पूल भी कहते हैं, क्योंकि टीसीए मिलाने पर ये बहुत ही द्रव अवस्था में घुल जाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कौन से फॉर्म में? द्रवित फॉर्म में घुल जाते हैं। यहां तक की बातें सभी को समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनमें अणु कौन कौन से शामिल होते हैं? इनमें अणु कौन कौन से शामिल होते हैं? जल्दी से बताओ भाई, इनमें कौन कौन से अणु शामिल होते हैं ये हमको बताना है। तो भैया इनमें अमीनो अम्ल भी आते हैं, इनमें शुगर भी आते हैं। शुगर जैसे कि मैम ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। अच्छा जल्दी से बताओ, ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड है या फिर डाइसेकेराइड है? जल्दी से बताओ, डाइसेकेराइड है या तो आपका कौन सा है? डाइसेकेराइड है तो कौन सा है? आपका मोनोसेकेराइड है। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दो। वेरी गुड सूरज ऑफिशियल, बिल्कुल सही बात है। लाडला बॉय बिल्कुल सही बात है। सभी का जवाब बिल्कुल सही है। और एक जवाब और दो, सबसे मीठी शुगर कौन सी होती है? सबसे मीठी शुगर कौन सी होती है? जल्दी से बताना जरा, कौन सी होती है सबसे मीठी शुगर? जल्दी जवाब दो फटाफट। हाँ जी, कौन सी होती है सबसे मीठी शुगर? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है? अच्छा स्टार जवाब दे रहे हैं लाडला बॉय, सीरियसली? हाँ जी बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टोज। ये प्रैक्टोज हरि भगवान ने प्रैक्टोज कौन सा? अच्छा फ्रक्टोज को कहा है प्रैक्टोज, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब हरि भगवान, हर्षित, बलदीप, आशीष, सबका जवाब बिल्कुल सही है। वेरी गुड वेरी गुड। माई लाइफ फैक्ट लाइफ, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो कौन कौन से जीव शामिल, अणु शामिल होते हैं? तो इनमें नाइट्रोजनस बेस है, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, फैटी एसिड्स है, आयंस है, विटामिन, लवण, NaCl, यानी कि ये सभी पानी में घुलनशील होते हैं। और ये सभी किसके अंदर मिलते हैं मैम? ये सभी मिलते हैं हमारे किसके अंदर? ये सभी मिलते हैं आपके बायोमाइक्रोमोलिक्यूल के अंदर। तो सबसे पहले अब डिस्कस करेंगे हम अमीनो अम्ल। अपना अमीनो अम्ल निकाल लो भाई। अमीनो अम्ल क्या होते हैं? जल्दी से बताइए भाई, अमीनो अम्ल क्या होते हैं? जल्दी से बताइए, अमीनो अम्ल क्या कहलाते हैं? जल्दी से बताइए। अमीनो अम्ल की अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन के निर्माण की मूल इकाई कहा जाता है अमीनो अम्ल को। अमीनो मतलब कि इसमें दो ग्रुप आपको देखने को मिलते हैं। अमीनो में आपको दो ग्रुप देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका अमाइनो ग्रुप जिसको आप NH2 से डिफाइन करते हैं, और एक होता है कार्बोक्सिल ग्रुप जिसको कि आप COOH से डिफाइन करते हैं। इसलिए नाम पड़ा था अमीनो प्लस एसिड। यहां तक की बात सही है या नहीं? बस इतनी बात बता दो। यहां तक की बात बिल्कुल सही है? कोई दिक्कत परेशानी हो इसमें तो मुझे बताओ जल्दी से। सबसे पहली बात तो भैया बेसिक सी बात इतनी जान लो कि ये क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो मैम ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? ये होते हैं भैया कार्बनिक यौगिक। क्लियर है? यहां तक की बात सही है कि जो हमारे अमीनो अम्ल हैं ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्लियर बात है? वेरी गुड, सभी की बातें बिल्कुल सही हैं। जल्दी से बताओ। जिनमें एक बात नोट कर लेना कि इनमें क्या होता है मैम, जिनमें एक ही कार्बन पर क्या होता है भैया? इनमें एक ही कार्बन पर क्या क्या प्रेजेंट होता है? जो अमीनो अम्ल होते हैं इनमें एक ही कार्बन पर क्या प्रेजेंट होता है? एक ही कार्बन पर एक अमीनो समूह भी होता है और उसी कार्बन पर एक कार्बोक्सिल समूह भी उपस्थित होता है। तो याद रखना, जिनमें एक ही कार्बन पर अम्लीय समूह, सॉरी अमीनो समूह और एक कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। कार्बोक्सिल समूह इनमें एक ही कार्बन पर उपस्थित होते हैं। यहां तक की बात सभी को समझ में आ रही है? और क्या होता है भैया, जो अम्लीय समूह होते हैं वो प्रतिस्थाई के रूप में प्रेजेंट होते हैं इनकी स्ट्रक्चर पर। ठीक है, कैसे होते हैं मैम? प्रतिस्थाई के रूप में उपस्थित होते हैं, प्रतिस्थाई समूह के रूप में उपस्थित होते हैं। इतनी बात आपको समझनी है कि थोड़ी सी सफोकेशन लाइक हो रही है हमको। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई। तो ये क्या कहलाते हैं मैम? ये कहलाते हैं अल्फा अमीनो अम्ल। ठीक है, जल्दी से बताओ ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं भैया आपके अमीनो अम्ल। ठीक है, यहां तक की बातें, यहां तक की बातें सभी को समझ में आ रही हैं? जल्दी से बताओ, क्लियर है?
चलो भाई, यहां तक की बातें सभी को समझ में आ रही हैं। जल्दी से बताओ भाई, देखो यहां आप देखो, एक अमीनो एसिड का ढांचा हमेशा ऐसा होता है, यानी कि एक कार्बन है, उस पर एक अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है, उस पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, और आर समूह जो होता है, इस आर समूह के ऊपर ही प्रेजेंट होती है कि ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। इस आर समूह के ऊपर ही प्रेजेंट डिपेंड होता है कि ये जो आपके अमीनो अम्ल है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जल्दी से बताओ, जो आर समूह है इसके आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से बताओ। आर समूह के बदलने से 20 प्रकार के अमीनो अम्ल बनते हैं। तो जल्दी से कुछ फॉर्मूला बना के देखें या नहीं देखें, जल्दी से बताओ, कुछ फॉर्मूला बना के देखें या नहीं देखें, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी बताइए। बिल्कुल देखते हैं मैम। सबसे पहले बनाओ, कार्बन पर लगा हुआ है एक अमाइन ग्रुप, एक लगा हुआ है भैया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अब एक हमने लगा दिया यहां पे हाइड्रोजन ग्रुप जो कि ऑलरेडी है, लेकिन अब हमारे पास प्रेजेंट है एक आर ग्रुप। अब इस आर समूह की जगह पर अगर मैंने लगा दिया एक हाइड्रोजन, अगर मैं इस आर ग्रुप की जगह पर एक हाइड्रोजन लगा दूं तो इसका नाम क्या होगा? जल्दी से इस अमीनो अम्ल का नाम बता दो, अच्छे से रटवाए हुए हैं आपको, जल्दी से इसका नाम बता दो मुझे। ये ग्लाइसिन कहलाता है या नहीं कहलाता? ये ग्लाइसिन कहलाता है या नहीं कहलाता? बस मुझे इतनी बात बता दो, इतनी बात बता दो। अब जल्दी से एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं और वहां चीजों को समझते हैं, क्योंकि ये जो 3 मैं बनाने वाली हूं ना, हाँ जी, ग्लाइसिन, वेरी वेरी गुड भाई। स्वाति सिंह, श्वेता राव, हैंडसम बॉय, डॉक्टर सौम्या, सब बहुत ही अच्छे से जवाब दे रहे हैं। हाँ ठीक है, हाँ वो पुरानी और नई एनसीईआरटी के ऊपर है बलदीप राजा, क्योंकि किसी में तो 20 बताया, किसी में 21 बताया हुआ है, नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग शायद 20 है ना ग्लाइसिन, वेरी गुड। तो जल्दी से बताओ, अब वापस से इस H ग्रुप की वो चेंज करते हैं पोजीशन। अब इस H ग्रुप की जगह पर हमने क्या लिखवाया था? इस H ग्रुप की जगह पर मैम हमने CH3 लिखा था, उसका फॉर्मूला बताओ जल्दी से बताओ भाई फटाफट। जैसे कि मैम कार्बन पर वापस लगाओ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्या लगाओ? अमाइन ग्रुप, क्या लगाना है? ओहो गड़बड़ कर दी हमने तो भाई, क्या क्या लगाना है जल्दी से बताओ भाई। हाँ जी, क्या लगाना था? हमको लगाना था सबसे पहले C ओहो दोबारा लगाते हैं भाई, चलो गड़बड़ कर दी हमने यहां पे थोड़ी सी। अमाइन ग्रुप लगा दिया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, इसकी जगह पर हाइड्रोजन लगाया था अभी तो ग्लाइसिन बना था। अब इसकी जगह पर मैं CH3 लगाऊंगी, क्या नाम बताऊंगी इसको मैं? जल्दी से बताओ क्या नाम होगा इसका नाम क्या होगा? एलेनीन। अच्छा भाई, बहुत ज्यादा समझदार बच्चे हमारे हैं। एलेनीन, वेरी वेरी गुड, बहुत ही इंप्रेसिव आंसर है आप सभी का, इसको एलेनीन कहते हैं। अब अगर इसकी जगह पर मैंने एक और स्ट्रक्चर आपको बताया हुआ है, मैंने कहा था कि 3 अमीनो अम्ल जो आपसे पूछे जाते हैं, एलेनीन, वेरी गुड, जल्दी से बताओ। अब इसकी जगह पर एक और लगाएंगे मैम, अब हमको लगाना है CH2OH ग्रुप। लगाना है नहीं लगाना है? बिल्कुल लगाना है, क्योंकि वो भी बहुत बार आपके एग्जाम में आपसे पूछा गया है। लगाओ जल्दी से कार्बोक्सिलिक ग्रुप, लगाओ जल्दी से हाइड्रोजन। अब इस R की जगह पर हम कितने प्रकार के अमीनो अम्ल बना सकते हैं आपको पता चल गया। आपको सिंपल सी बात यह पता चल गई कि मैम ये जो R समूह है इसकी प्रकृति बदलती रहती है और हमारे बहुत सारे प्रकार के अमीनो एसिड बनकर तैयार हो जाते हैं। तो भैया ग्लाइसिन है, एलेनिन है, और अगर मैं इसकी जगह पर क्या लगाऊंगी मैम? CH2OH लगाऊंगी, तो सीरीन बनेगा या नहीं बनेगा? मुझे बस इतनी बात बता दो। अगर मैं यहां पे CH2OH लगाती हूं तो यहां पे सीरीन बनेगा या नहीं बनेगा? मुझे बस इतनी बात बता दो। बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्लियर है यहां तक की बातें? तो 3 प्रकार के, वेरी गुड भाई, सभी का जवाब बिल्कुल सही है। और हमारे 3 प्रकार के अमीनो अम्ल जो कि सबसे बेसिक होते हैं और हमारे एग्जाम में घुमा फिरा के बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। तो मैं इतनी बात ही आपसे कहना चाहती हूं कि इस जो R का ये नेचर है ना, ये जो ग्रुप है ये साइड चेन की तरह काम करता है। मतलब कि आप इसको हटाते रहो, ग्रुप रिप्लेस करते रहो, तो आपके अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल बनकर आपको मिल जाएंगे। यहां तक की बात सही है नहीं सही है? मुझे बस इतनी बात बता दो। सही है यहां तक की बातें? जल्दी से बताओ भाई फटाफट। कोई दिक्कत परेशानी इस चीज में हो तो आपको बताओ फटाफट। ठीक है यहां तक की बातें? यहां तक की सभी बातें सही है। दूसरी बात भाई, एनसीईआरटी भी कहता है कि अमीनो अम्ल अल्फा पोजीशन पर होते हैं। NH2 और COOH एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। ज्विट्राइन यानी कि सामान्य pH होता है इनका 7.4, धनावेश बनेगा ऋणावेश बनेगा, आप ये बात जानते हैं, बेसिक सी बात है भाई। NH2 से जब NH3 बनेगा तो धनावेश ही कहलाएगा ना। COOH बनेगा COO- ऋणावेश, क्योंकि ज्विट्राइन में होते हैं। आगे बताऊंगी इसका भी एक फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से। चलो भाई आगे बात समझते हैं, चीजों को समझते हैं अच्छे से। जल्दी देखो, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं ये
अमीनो एसिड और अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर हो गई यहां तक की बातें? यहां तक की बात सही हो गई भाई, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ये बात हम समझते हैं, ये तो मैम बेसिक बात है। अब कुछ बात करते हैं अमीनो एसिड्स के प्रकार के बारे में। अमीनो अम्ल के प्रकार के बारे में अगर हम कुछ बात करें तो वो बात क्या होगी? वो बात ये होगी कि इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं। भाई इसेंशियल अमीनो एसिड जरूरी चीज क्या है? जरूरी चीज क्या है जो हमारे अंदर खुद नहीं हो सकती, जो हमको नहीं मिल सकती ना, जो हमको नहीं मिल सकती, चाहे वो हमारे लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे हमारे करियर से रिलेटेड हो, वो जरूरी हो जाती है। और जो हमारे पास खुद हो रही है, जो हो चुकी है, जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम फिर भी उसको इंपॉर्टेंट नहीं सकते क्योंकि वो हमको मिल चुकी है, हम उसको वैल्यू नहीं पता है ना। बस मैं इतनी बात आपसे समझाने की कोशिश कर रही हूं कि आवश्यक अमीनो अम्ल वो हैं जो बॉडी में खुद नहीं बन सकते। हाँ ठीक है, हाँ जी जल्दी से बताओ। जो बॉडी में खुद नहीं बन सकते लेकिन उनको बाहर से लेना पड़ता है, ये आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। सही बात है। जो कि शरीर में स्वयं शरीर हमारा खुद नहीं बना सकता, उनको भोजन से लेना पड़ता है। एनसीईआरटी ने भी बताया हुआ है कि वैलिन हो गए, ल्यूसीन हो गए, आइसोल्यूसिन हो गए, लाइसिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, फेनिलैलनिन, हिस्टिडीन, ये सभी कैसे होते हैं? ये सभी आपके आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है ना? जल्दी से बताओ ये सभी कैसे होते हैं भैया? आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। क्लियर बात हुई यहां तक की? यहां तक की बात सही हुई तो फिर होते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन इसेंशियल कौन से होते हैं? जिनको हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती। वेरी गुड, ठीक है, जिनको हमारी बॉडी खुद बना लेती है। सॉरी मैंने बात कंफ्यूज कर दी। जिनको हमारी बॉडी खुद बना लेती है वो नॉन इसेंशियल, जैसे मैंने बताया था, जो चीज हमारे पास होती है वो जरूरी थोड़ी होती है, चाहे वो कुछ भी हो, है ना। इसका एग्जाम्पल जैसे कि ग्लाइसिन है, एलेनिन है, सीरीन है, एस्पार्टिक है, ग्लूटामिक एसिड, जितने भी होते हैं ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी कहलाते हैं आपके नॉन इसेंशियल एसिडिक, नॉन इसेंशियल अमीनो अम्ल। ठीक है, यहां तक की बातें, यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही? मुझे बस इतनी बात बता दो। अब बात आती है भैया, अब बात आती है अम्लीय अमीनो अम्ल की। इनको क्या कहते हैं? अम्लीय अमीनो अम्ल। मैम ये क्या होता है? अम्लीय अमीनो अम्ल, क्षारीय अमीनो अम्ल, ये क्या होते हैं भैया? समझेंगे इनको भी। अम्लीय अमीनो अम्ल वो होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा में प्रेजेंट होते हैं अमीनो अम्ल, जिनके पास एक्स्ट्रा में प्रेजेंट होते हैं। हाँ जी जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही बात है, यानी कि जिनके पास एक कार्बोक्सिलिक समूह एक्स्ट्रा में प्रेजेंट होता है। भाई वैसे तो देखो अमीनो अम्ल के पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा ही, लेकिन जिसके पास एक्स्ट्रा में प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा फालतू दे दिया उस बेचारे को, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके अम्लीय अमीनो अम्ल, यानी कि जिनके पास अतिरिक्त कार्बनिक समूह प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक समूह एक्स्ट्रा में। लिखो यहां पे अतिरिक्त कार्बोक्सिलिक समूह प्रेजेंट होता है। अतिरिक्त कार्बोक्सिलिक समूह प्रेजेंट हो, उपस्थित हो, तो उसको क्या कहेंगे भैया? अब ये ज्यादा अम्लीय हो गया। जैसे कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? जैसे कि हमारा एस्पार्टिक एसिड है, जैसे कि ग्लूटामिक एसिड है, ये इनके मुख्य एग्जाम्पल होते हैं। सही बात है यहां तक की? यहां तक की बातें सभी सही हैं या नहीं? बस इतनी बात बता दो। क्लियर हो गई? चलो भाई आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी से बताइए। यहां तक की सभी बातें क्लियर हैं? जल्दी से बताओ। और तो और ग्लूटामिक के आगे ग्लूटामिन भी लगा लो। ग्लूटामिन भी इसी का एक जवाब है, इसी का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, जल्दी से बात करो नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या कहेगा? नेक्स्ट पॉइंट हमसे कहेगा कि ये क्षारीय अमीनो अम्ल क्या होते हैं मैम? बताओ जल्दी से। यानी कि क्षारीय अमीनो अम्ल क्या होते हैं भैया? क्षारीय अमीनो अम्ल, क्षारीय अमीनो अम्ल क्या होते हैं? जल्दी बताइए भाई। क्षारीय अमीनो अम्ल क्या होते हैं? जल्दी से बताओ फटाफट फटाफट। क्षारीय अमीनो अम्ल कौन से होते हैं? जिनमें मैम अमीनो समूह एक्स्ट्रा में प्रेजेंट होता है। भाई देखो वैसे तो मैम आपने बताया था कि अमीनो समूह सभी अमीनो अम्ल के पास प्रेजेंट होगा, लेकिन जिनके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है। वेरी गुड आशीष, ठीक है। तो क्या होता है भैया? जिनके पास अतिरिक्त अमीनो समूह प्रेजेंट होता है, उनको क्या कहते हैं? अमीनो समूह। यानी कि जिनके पास एक्स्ट्रा में ये NH2 प्रेजेंट होता है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं मैम ये क्षारीय अमीन ज्यादा हैं। कौन से होते हैं ये?
हाँ जल्दी से बताओ, इनको हम कहते हैं बेसिक अमीनो अम्ल, जिसके मुख्य एग्जांपल है जैसे कि लाइसीन है, आर्जिनिन है, हिस्टिडीन है। यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही, बस इतनी बात बता दो भाई। यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही, बस इतनी बात बता दो। फिर आता है भैया न्यूट्रल अमीनो अम्ल, जिनको कि हम कहते हैं उदासीन अमीनो अम्ल। पता नहीं साइड में हो गया। उदासीन अम्लीय अमीनो अम्ल। अब ये उदासीन अमीनो अम्ल का क्या सीन होता है? जिनके पास, वेरी गुड, जिनके पास एक तो प्रेजेंट होता है अमाइन ग्रुप और एक होता है कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है। यानी कि जिनके पास एक प्रेजेंट होगा अमीनो ग्रुप और एक होगा कार्बोक्सिलिक समूह प्रेजेंट, तो इनको हम कहेंगे न्यूट्रल अमीनो अम्ल। जिसके मुख्य एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जिनके मुख्य एग्जाम्पल होते हैं एलानीन, वैलीन, इनके मुख्य एग्जाम्पल होते हैं। यहां तक की बातें सभी को समझ में आ रही है नहीं आ रही? कोई दिक्कत परेशानी इस बात में हो तो जल्दी से बताओ, इस बात में हो तो जल्दी से बताओ भाई, फटाफट जल्दी से बताओ फटाफट। अब जल्दी बात करते हैं, लिपिड की बात करते हैं भैया, लिपिड की बात करते हैं सबसे पहले। यानी कि जो लिपिड होते हैं जिनके अंदर हम पढ़ेंगे फैटी एसिड्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैम फैटी एसिड्स की। यानी कि क्या होता है भैया, क्या होता है सबसे पहले, लिपिड क्या होते हैं? यानी कि इनको, हाँ जी क्लियर है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई। हाँ जी ठीक है, ठीक है, जल्दी बताइए। क्लियर हो गई यहां तक की सभी बातें? तो फैटी एसिड्स वे लिपिड घटक होते हैं, यानी कि लिपिड के ही ये घटक हैं फैटी एसिड्स, जिनसे बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो यहां तक की बातें अगर आपको समझाने में आ रही हैं तो जल्दी से बताओ भाई। फैटी एसिड्स यानी कि लिपिड घटक वो हैं जिनकी लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है, लंबी चेन होती है, ठीक है। एक सेकेंड रुकना बस। तो क्या होता है भाई, इनमें लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है और अंत में कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि COOH होता है। इन्हें लिपिड का बेस यूनिट यानी कि मूल घटक कहा जाता है, ठीक है। जल्दी से बताइए भाई इनको। हाँ जी बस फॉर्म आ जाएंगे ना सरिता कुमारी, उसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे आपके सेशंस। नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भी नहीं नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, तब स्टार्ट हो जाएंगे सेशंस आपके वो वाले, ठीक है। यहां तक की बातें। तो क्या होता है भैया इनमें क्या होता है? एक हमको चाहिए ब्लैंक स्लाइड जिसके थ्रू हम चीजों को समझने की यहां पे कोशिश करेंगे। चलो यहां समझ लेते हैं। हाँ जी जल्दी बताओ। तो फैटी एसिड की श्रृंखला में, संरचना में जब हम बात करते हैं, सबसे पहले मैम लंबी कार्बन श्रृंखला होती है। लंबी क्या होती है मैम? कार्बन श्रृंखला होती है जिनमें कि क्या होता है, यानी कि जो आर समूह होते हैं वो भी अनेक अनेक प्रकार के होते हैं। एक छोर पर प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिलिक समूह, एक छोर पर क्या प्रेजेंट होता है मैम? एक छोर पर प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिलिक समूह और एक पर प्रेजेंट होता है आपका आर समूह। एक हिस्से पर होता है आर समूह और एक पर प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिल। बाकी हिस्सा हाइड्रोफोबिक यानी कि पानी में नहीं घुलने वाला कौन सा एरिया होता है भैया? आप खुद बताइए। ये हाइड्रोफोबिक होते हैं तो हाइड्रोफिलिक होते हैं? जल्दी से मुझे बताइए। जो लिपिड हैं, जो फैटी एसिड्स हैं, ये कैसे होते हैं? वेरी गुड, सभी जवाब दे रहे हैं डॉक्टर सौम्या। ओके ठीक है, हाँ जी यहां तक की जवाब बिल्कुल सही दे रहे हैं भाई, जल्दी से बताओ। अब ये जो होते हैं ना आर समूह, जो होता है आर समूह, जो मैंने बताया, ये अनेक अनेक प्रकार के हो सकते हैं। ये जो आर समूह है ना, ये एथिल भी हो सकते हैं और ये मेरे प्यारे साथियों आपके मैथिल समूह भी हो सकते हैं। यहां तक की बातें सही हैं, यहां तक की बातें सही हैं। हाइड्रोफोबिक, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी बात, सभी जवाब बिल्कुल सही दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? यानी कि पानी में अघुलनशील होते हैं, ये बात आप जानते हैं। यहां तक की बात सही है। अब जल्दी से अगर मैं बात कहूं पामिटिक एसिड की, अगर मैं यहां से आपसे क्वेश्चन पूछूं जो आपके नीट में भी पूछा गया है, किसका मैम? पामिटिक अम्ल का। तो पामिटिक अम्ल के बारे में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सबसे पहले तो ये बताओ कि पामिटिक अम्ल क्या है भैया? पामिटिक अम्ल एक वसीय अम्ल होता है, सही बात है? हाँ जी सही बात है भैया। पामिटिक अम्ल एक वसीय अम्ल होता है जिसमें कि कार्बोक्सिलिक सहित कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं इसमें? ये जवाब दो। कार्बोक्सिलिक समूह सहित कितने कार्बन होते हैं इसमें? यानी कि इस समूह में कार्बोक्स जो आपका पामिटिक है, कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं? ये जवाब आप मुझे दोगे जल्दी, क्योंकि मैंने आपको भैया पढ़ाया हुआ है। जल्दी से बताओ पामिटिक वाला।
बहुत सही, इंप्रेसिव भाई, कैसे हमारे बच्चे इतने ज्यादा जीनियस हैं। सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं भैया। 16 कार्बन, पामिटिक एसिड जो है उसमें 16 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। यहां तक की बात सही है? जल्दी से बताओ भाई, यहां तक की बातें सभी बच्चों की सही है या नहीं भाई? इतना जवाब दे दो जल्दी से। ठीक है, यहां तक की बातें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब थोड़ी सी बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, जिसमें कि हम क्या देखेंगे कि मैम फैटी एसिड के कई सारे प्रकार होते हैं। वेरी गुड भाई, सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। सभी के जवाब ए टू जेड, सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। मतलब कि ये तो समझ लिया है कि पामिटिक अम्ल में कितने होते हैं, कितने होते हैं भैया? जल्दी से बताओ, पामिटिक अम्ल में कितने होते हैं? पामिटिक अम्ल में होते हैं भैया आपके कितने? पामिटिक अम्ल में मैम हमारे होते हैं कितने? 16 कार्बन। यहां तक की बात सही है? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ, यहां तक की सभी बातें सही हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ। पामिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है C16H32O2। लेकिन उससे पहले समझेंगे संतृप्त वसीय अम्ल जो कि होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं भाई? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं? जल्दी से बताओ। जिनमें मैम डबल बॉन्ड नहीं होता, सिर्फ सिंगल बॉन्ड की संरचना होती, यानी कि सिर्फ एकल बंध की ही संरचना होती है। इनको हम क्या कहते हैं मैम? सिर्फ एकल बंध की ही संरचना होती है, इनको फैटी एसिड्स कहते हैं। क्लियर बात है? सही बात है? जल्दी से बताओ। सही बात है यहां तक की बातें सभी को समझ में आ रही हैं। यानी कि कमरे के तापमान पर ज्यादातर ठोस होते हैं ये, जैसे कि घी हो गया, जैसे कि मक्खन हो गया, है ना। यानी कि अगर आप इनका सेवन करेंगे तो मैंने बिल्कुल क्लियर बात लिखी है कि हृदय रोग का खतरा बढ़ ही जाएगा। क्योंकि भैया आप क्या खा रहे हैं, अगर अति ज्यादा हो गई इन चीजों की तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, आप खुद जानते हैं इस बात को, है ना। उसके अलावा इनके जो एग्जाम्पल्स हैं भाई, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है इनका, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है क्योंकि सैचुरेटेड की बात कर रहे हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की यही खास बातें होती हैं, एकल बंध होते हैं सारे के सारे, कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। घी हो गया, मक्खन हो गया, इनके एग्जाम्पल होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत ज्यादा हाई होता है। वहीं अगर हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड की तो इसके जस्ट अपोजिट होता है ना, इसके जस्ट अपोजिट होता है। तो एग्जांपल्स हैं जैसे कि पामिटिक एसिड है जिसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं C16H32O2। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है इसमें? 2 होती है। अगर यहां से पूछें आपसे इनके मेल्टिंग पॉइंट वगैरह पूछे जाए तो कितने होते हैं? 62.9 डिग्री। ठीक है, कितना होता है इनका? 62.9 डिग्री का इनका होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्टीयरिक एसिड की जिसका फॉर्मूला आप देख सकते हो C18H36 और ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है भैया? 2 होती है। हाँ, जिसका हार्ट वो लिखवा गई वो खा सकता है, पता नहीं क्या क्या मैसेज कर दे। हाँ जी, जल्दी ध्यान दो फटाफट, जल्दी दो फटाफट ध्यान यहाँ पे। और अगर मैं इसकी बात करूं स्टीयरिक एसिड तो इसका कितना होता है? 63 पॉइंट समथिंग होता है ना इसका। स्टीयरिक अम्ल का कितना होता है? स्टीयरिक अम्ल का मे बी शायद 63 पॉइंट। स्टीयरिक का बताना जरा, स्टीयरिक का कितना होता है? स्टीयरिक का होता है, स्टीयरिक का आई थिंक 69 पॉइंट समथिंग है ना। स्टीयरिक का होता है आई थिंक, मतलब श्योर होनी चाहिए वैसे मैं इसमें। इसका 69 पॉइंट समथिंग है, 69.2 या फिर 69.3 कुछ ऐसा होता है स्टीयरिक का। ठीक है, स्टीयरिक का 69 पॉइंट समथिंग होता है। वेरी गुड, हाँ हाँ बिल्कुल 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 69 पॉइंट समथिंग है ना, 69.3 है। वेरी गुड, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था मुझे क्योंकि दोनों एक जैसे से ही होते हैं ना। फिर आती है बात ब्यूटायरिक की। ब्यूटायरिक की अगर बात करें तो ब्यूटायरिक की भी आप जानते होंगे। हाँ जी, 75 पॉइंट। वेरी गुड, ठीक है, यहां तक की सभी बातें क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं भाई, जल्दी से बताओ। फिर होते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल। फिर क्या होते हैं? फिर होते हैं मैम असंतृप्त वसीय अम्ल जिनमें कि एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि कैसे होते हैं मैम? इनमें द्विबंध ज्यादा पाए जाते हैं। कैसे होते हैं भैया? द्विबंध पाए जाते हैं। और असंतृप्त वो हैं जो कि कमरे के तापमान पर कैसे होते हैं? कमरे के तापमान पर मैम ये तरल कंडीशन में यानी कि ऑयल फॉर्म में होते हैं। क्लियर बात है यहां तक की? तो कैसे होते हैं भैया? ये ऑयल फॉर्म में होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब सभी लोग दे रहे हैं। तो कैसे होते हैं मैम? ऑयल फॉर्म में होते हैं। यहां तक की बातें सभी की समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ जल्दी से भाई। यहां तक की बातें सभी को समझ में आ रही हैं? जल्दी से बताइए भाई। हार्ट फ्रेंडली होते हैं, बिल्कुल सही है। और मेल्टिंग पॉइंट इनका कम होता है, मैंने पहले ही बताया था कि उसके जस्ट अपोजिट है। ठीक है, डबल बॉन्ड संख्या के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, कुछ चीजों को यहां पे देखेंगे भाई, कुछ चीजों को यहां पे हम देखने की कोशिश करेंगे। क्या देखेंगे भैया? अब होते हैं मोनो अनसैचुरेटेड, यानी कि जो एक असंतृप्त है, केवल एक ही डबल बॉन्ड होता है। और वो कौन सा होता है? जो आप खाते हैं जिसको हम कहते हैं ऑलिव ऑयल, जो कि क्या होता है? हाँ, जल्दी से बताओ,
जल्दी से बताइए। ठीक है, क्या होता है भैया? वन डबल बॉन्ड, यानी कि ऑलिक एसिड, जिसको कि ऑलिव ऑयल भी कहा जाता है, जिसको कि ऑलिव ऑयल भी कहा जाता है। ठीक है, यहां तक की बातें। तो इसको क्या कहा जाता है भैया? ऑलिव ऑयल। ठीक है, फिर होते हैं बहु असंतृप्ति, यानी कि जिनमें एक से डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब ये कैसे होते हैं भैया? ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होती है ना, उसको बनाए रखते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी होती है उसको बनाए रखते हैं। और इनके मुख्य एग्जांपल जैसे कि लिनोलिक एसिड, ओमेगा 6, डॉक्टर भी कभी कभी रिकमेंड करते हैं ना, लिनोलिक एसिड, ओमेगा 3, अरेकिडोनिक एसिड, ये सभी इनके मुख्य मुख्य एग्जाम्पल होते हैं। यहां तक की बात सही है? यहां तक की बात सही है तो जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं। जल्दी से बताओ भाई, यहां तक की सभी बातें सही हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए भाई, यहां तक की सभी बातें आपको समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही? मुझे बस इतनी बात का जवाब दो। फिर होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल, जो कि हमारी बॉडी, मैंने फिर बताया था भाई, आवश्यक वही हैं जिनको हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, जिनको बाहर से हमको अपने डाइट में शामिल करना होता है। क्लियर बात है? इसलिए भोजन से लेने पड़ते हैं। ये सभी पॉलीअनसैचुरेटेड होते हैं, जैसे कि इनके मुख्य एग्जाम्पल है इनोलिक एसिड, लिनोलिक, अरेकिडोनिक एसिड। ठीक है जी, शरीर में हार्मोन जो बनाते हैं जैसे कि प्रोस्टाग्लैंड्स, यही बनाने में हेल्प करते हैं। ये बात तो मैम हमने समझ ली। फिर होते हैं ट्रांसवसीय अम्ल। ट्रांसवसीय अम्ल कौन से होते हैं? जो कि अनसैचुरेटेड एसिड को क्या करते हैं भैया? अनसैचुरेटेड एसिड को हाइड्रोजनेशन करने के बनाए जाते हैं, वनस्पति घी में पाए जाते हैं। सबसे हानिकारक होता है जो एलडीएल है ना, फैट्स एलडीएल, ये सबसे ज्यादा हानिकारक, बढ़ाते हैं, और एचडीएल घटाते हैं। ठीक है, फैटी एसिड्स की श्रृंखला की लेंथ आप जानते हैं, एक शॉर्ट चेन एसिड होगी और 2 से 6 कार्बन होंगे, जैसे कि एस्टिक एसिड है, ब्यूटायरिक एसिड है, ये सभी इनके प्रकार होते हैं। आगे बढ़ सकते हैं भाई, जल्दी से बताओ। अब जल्दी से हम बात करते हैं तो हम पहुंचे हैं अपने उपापचय पदार्थ पे। हाँ, जल्दी से बताओ। अब हम बात करते हैं भैया किसकी? अब हम बात करते हैं प्राथमिक उपापचय पदार्थ की। ठीक है, यानी कि क्या होते हैं भैया ये प्राथमिक उपापचय पदार्थ? सबसे पहले यहां पे एक बात लिखो, उपापचय होते क्या हैं? सबसे पहले यहां पे एक बात लिखो, उपापचय वो होते हैं, हाँ जी, उपापचय वो पदार्थ हैं, उपापचय होते क्या हैं एक्चुअल में? जो मेटाबोलाइट्स हैं, क्या होते हैं ये? जल्दी से बताओ। ये वो होते हैं, मैं उपापचय वो होते हैं जो कि सेल में प्रेजेंट कार्बनिक जैव अणु हैं। उपापचय वो पदार्थ हैं जो हमारी कोशिकाओं में, जो सेल में उपस्थित कैसे अणु होते हैं? कार्बनिक। ठीक है जी, चलो मैम समझ ली हमने ये बात। कैसे होते हैं भैया? कार्बनिक अणु होते हैं। ठीक है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट फटाफट। कार्बनिक अणु होते हैं। चलो भाई, उपापचय क्रियाओं में प्रयोग किए जाते हैं। उपापचय हैं तो इनको उपापचय क्रियाओं में प्रयोग भी किया जाएगा भाई। उपापचय होते हैं तो इनको उपापचय क्रिया में प्रयोग किया जाता है। उपापचय क्रियाओं में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जल्दी से बताओ। जो बिना जीवित जीव नहीं रह सकते, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वही कहलाते हैं, यानी कि जो प्रत्येक जीव में पाए जाते हैं, जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं। और जल्दी से बताओ। हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, क्या होते हैं भाई? जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं और जो सीधे मेटाबोलाइट्स में मेटाबॉलिज्म में भाग लेते हैं। सभी जीवों में समान जीवन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक कोशिका के विकास के लिए, वृद्धि के लिए, प्रजनन मदद निरंतर बनाने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, यहां तक की बातें, यहां तक की बातें सभी सही हैं भाई। जल्दी से बताओ। ठीक है, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताओ, फटाफट फटाफट। ये क्या कहलाते हैं भैया? इनके मुख्य एग्जांपल्स अब मैं आपको बताती हूं, जैसे कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, जैसे कि मैम हमारे अमीनो अम्ल हैं, हमारी शर्कराएं हैं। ये शर्करा हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, कभी भी नहीं छोड़ेंगी हमारा फेस। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई। ठीक है, जल्दी से बताइए। ठीक है, फ्रक्टोज हो गया, फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन हो गया। इनके बेसिक कंपाउंड, विटामिन बहुत बार प्राथमिक ये सभी माने जाते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे द्वितीयक उपापचय पदार्थ की, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जिसको हम क्या कहते हैं भैया?
जिसको बताओ, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो पदार्थ हर जीव में नहीं पाए जाते। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का अपोजिट सीन था, वो हर जगह पाए जा रहे थे। ठीक है, हाँ जी। अभी तो चलेगी भाई, कुछ टाइम तो क्लास चलेगी। अभी तो क्या ही टाइम हुआ है, अभी तो क्लास चलेगी। अभी तो 10:26, ओ अभी एक घंटा हो गया, पता भी नहीं चला ना। हाँ जी, ठीक है। हर जीव में नहीं पाए जाते, जीवन के लिए अनिवार्य नहीं होते, लेकिन विशेष कार्य यानी कि जैसे डिफेंस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, अट्रैक्शन के लिए, ये सभी बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं। इंपॉर्टेंट बात, सभी जीवों में नहीं मिलते, केवल विशेष समूह प्रजाति में मिलते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। इनका अलग अलग फंक्शन होता है, जैसे कि आप जानते हैं, है ना। ये क्या होते हैं भाई, जल्दी से बताओ। मैं एक अगर कॉमन बात बताऊं ना, ये जनरली किसमें मिलते हैं, आपको सिर्फ इतनी बात समझनी है। ये सामान्यतः जैसे कि कवक हो गया, जैसे कि कुछ सूक्ष्म जीव हो गए, जैसे कि ये किस किस में मिलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, आपके कवक में मिलते हैं, और कुछ जीव में उपापचय क्रियाओं के लिए उपयोगी मतलब महत्वपूर्ण होते हैं, कवक में और सूक्ष्म जीवियों में पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है जी, यहां तक की बातें, हाँ जी, यहां तक की बातें सभी सही हैं। हाँ, जल्दी से बताओ। ठीक है, जल्दी बताइए भाई, यहां तक की सभी बातें सही हैं, जल्दी से बताओ। जैसे कि मैम इनके मुख्य एग्जाम्पल आप क्या क्या लिख सकती हैं? इनके मुख्य एग्जाम्पल जैसे मेरे प्यारे साथियों रबर हो गया, जैसे कि मैम कुछ एंटीबायोटिक हो गई, जैसे कि रबर हो गया, जैसे कि एंटीबायोटिक हो गई, और तो और कुछ रंगीन पदार्थ, कुछ एल्कलॉइड जैसे कि गोंद वगैरह हो गए, है ना, एल्कलॉइड हो गए, जैसे कि गोंद हो गई। ये सभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर ही आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर बात है, यहां तक की बातें क्लियर बात है ना? हाँ जी, जल्दी से बताइए। हाँ जी, जल्दी से बताइए। तो किसमें होते हैं ये सारे के सारे मैम? वही कहलाते हैं। यहां तक की बात सही है। एक बार यदि मैंने लिखवाया हो ना, एक बार यदि मैंने ये कराया हो, इसको मैंने यहाँ पे वो लगवाया था शायद, अगर हो तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का हमने वो लगवाया था, क्या कहते हैं, टेबल। आपके एनसीईआरटी में भी लगी हुई थी ना वो, शायद यहाँ पे नहीं लगी हुई है, शायद यहाँ पे नहीं लगी हुई है ना, कोई बात नहीं। हाँ जी, ठीक है, यहां तक की बात है। अब बात आ जाती है जैव बहुलक की। जैव बहुलक जिसको कि हम कहते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल, है ना। जल्दी से बताओ, हाँ जल्दी से बताओ, जिसको हम क्या कहते हैं भैया? जिसको हम कहते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल, यानी कि जैव बहुलक या फिर उच्च अणु, ये इनको कहा जाता है। यहां तक की बात सही है। ये वो होते हैं, सबसे पहली बात आपको इनके बारे में ये पता होना चाहिए कि इनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इनसे क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि इनका जो भार है, आणविक भार अगर होगा तो इनका 10,000 से भी ज्यादा होता है, 10,000 से ज्यादा। हाँ जी, जल्दी से बताओ। इनका आणविक भार, जैसे कि आपने बायोमोलिक्यूल का पढ़ा था, बायो माइक्रोमोलिक्यूल का पढ़ा था, 18 से 8,000 तक डाल्टन तक होता है। 1800 से कितना तक पढ़ा था? जल्दी से बताओ, अभी बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ। हमने कितना पढ़ा था बायो माइक्रोमोलिक्यूल का भाई? कितना पढ़ा था? कहां गया हमारा ये? जल्दी से बताओ, अभी क्लियर करेंगे इस चीज को। कितना पढ़ा था? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में फटाफट। 18 से 800 डाल्टन पढ़ा था मैम, पता नहीं कहां गई स्लाइड कहां गई, लेकिन हमने पढ़ा था 18 से 800 डाल्टन, 800 डाल्टन था ना। अब हमको वो स्लाइड नहीं मिलेगी क्योंकि हम उसकी खोज कर रहे हैं, तो अब बिल्कुल नहीं मिलेगी, है ना। अगर नहीं ढूंढते तो डेफिनेटली मिल जाती, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन वो कितने होते हैं मैम? 18 से 800 डाल्टन था प्राइमरी मेटाबॉलाइट। वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी से बात बताइए भाई, जल्दी से बताइए फटाफट। अब इसके कितने होते हैं? बायो माइक्रोमोलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, बायो मैक्रो की, यानी कि जो वृहद होते हैं, वो 10,000 डाल्टन से भी जिनका आणविक भार ज्यादा होता है वो कहलाते हैं। ये बहुत बड़े अणु होते हैं भाई, इनकी बात में ही लिखा हुआ है कि मैक्रोमोलिक्यूल है, बड़े तो होंगे ही, और छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बने होते हैं। शरीर की संरचना और कार्य दोनों में ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। यानी कि अम्ल में कैसे होते हैं ये? अम्ल में कैसे होते हैं? अम्ल में विलेय हैं कि अम्ल में अविलेय हैं, ये बता दीजिए मुझे। जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल है ये अम्ल में विलेय है या तो अविलेय है? मैम ये अविलेय अंश हैं। कैसे होते हैं? जो हमने स्टार्टिंग में ही एक्सपेरिमेंट से करके वो देखा था ना, उसमें अम्ल में अविलेय अंश आपके कहलाते हैं। कौन से मैम? बायो मैक्रोमोलिक्यूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? वेरी गुड, सभी का जवाब बिल्कुल सही है, इनसॉल्युबल। वेरी गुड, ठीक है। तो अम्ल में अविलेय अंश ये कहलाते हैं, जिसके मुख्य एग्जाम्पल क्या क्या हैं भाई? जिसके एग्जाम्पल्स बताओ फटाफट फटाफट। मैम इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे कि प्रोटीन हो गए,
और क्या क्या हो गए, जल्दी से बताओ, जब आप जवाब देंगे जब ही मैं जवाब दूंगी, जल्दी से बताओ। हाँ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई। सबसे पहला मैम प्रोटीन होता है, और तो और मैम न्यूक्लिक अम्ल भी तो होते हैं मैम, पॉलीसेकेराइड्स भी तो होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल और पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स। अच्छा मैं क्या सोच रही हूं कि नेक्स्ट सैटरडे कुछ बढ़िया सा प्रीवियस ईयर रख लें, सिर्फ जिनसे कि ऐसा कर लेते हैं कि जितने चैप्टर हमारे अब तक हो चुके हैं उनमें जितने भी प्रीवियस ईयर जो बहुत बार लाइक 4 से 5 बार जो रिपीट हो चुके हैं उनसे जो क्वेश्चन आए गए हैं इतने क्वेश्चन कर लेते हैं, और लाइक 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं। जल्दी से बताइए आपका क्या कहना है कि जो नेक्स्ट सैटरडे हम वन शॉट, मतलब कि ये ना करके हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, और वो ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो 4 से 5 बार रिपीट हो गए हों। उससे क्या होगा कि आपको खुद को पता लग जाए कि हम जितना पढ़ रहे हैं वो कितना हमारे लिए यूजफुल है। राइट, ठीक है, तो ये करते हैं नेक्स्ट सैटरडे कंफर्म, और थोड़ा जल्दी करेंगे इस बार सेशन, ठीक है। इस बार वैसे जल्दी तो क्या 9 बजे से कर लेंगे, ज्यादा जल्दी तो क्या ही फायदा है। हाँ जी वेरी गुड, देखो सबके जवाब बिल्कुल सही, और इसी बात पर बाय वाला हार्ट दे दो फटाफट फटाफट। गुड आइडिया ना। हाँ जी ठीक है, मैंने इस बार पहले बता दिया कि इस बार वन शॉट क्या लेने वाली हूं। तो इस बार क्वेश्चंस रखेंगे, और क्वेश्चंस भी वो क्वेश्चन जो कि बहुत बार रिपीटेड, मतलब कि 4 से 5 बार पूछे गए हो, जिससे आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएं। वेरी गुड, ठीक है, चलो भाई बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, धन्यवाद सभी का। हाँ ठीक है, चलो भाई, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यानी कि प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसेकेराइड्स, और तो और मैम लिपिड भी, लिपिड भी इसका सही जवाब होगा। लेकिन पता है आपको क्या है, लिपिड को ना हम ज्यादातर वृहद अणु में कंसिडर नहीं करते, आपको पता होनी चाहिए, मैंने क्लास में भी बताई थी ये बात, मैंने क्लास में भी बताई थी कि इसको ना ये पूरी तरह से वृहद जैव अणु के अंदर हम इसको नहीं रखते, लिपिड को पूर्ण वृहद जैव अणु के अंदर हम नहीं रखते हैं, पूर्ण वृहद जैव अणु के अंदर हम इसको नहीं रखते, है ना, क्योंकि ये कभी भी पूरी तरह से बायो मैक्रोमोलिक्यूल है ही नहीं। क्लियर बात है यहां तक। तो सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। क्लियर बात है, जल्दी से बताओ भाई संदीप ये क्या होता है भाई, ये तो हम कमेंट का आपका मतलब समझ ही नहीं पाए। हाँ जी जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट। तो प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जैव बहुलक होते हैं भैया, बायोमैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, अम्ल में एविले अंश होते हैं। जल्दी से बताइए तो क्या क्या होते हैं, जल्दी से बताओ फटाफट फटाफट। तो मैम सबसे पहली बात तो ये कैसे होते हैं भैया, पॉलीपेप्टाइड संरचना से बने होते हैं, ये बात आप जानते हैं। तो कैसे होते हैं, पॉलीपेप्टाइड संरचना, ठीक है। चलो, अमीनो अम्ल नामक छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। अमीनो अम्ल मिलकर ही क्या बनाते हैं आपके, अमीनो अम्ल मिलकर ही आपके क्या बनाते हैं, अमीनो अम्ल मिलकर ही आपके क्या बनाते हैं भैया, अमीनो अम्ल मिलकर ही आपके प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन मतलब कि पॉलीमर होते हैं, बहुलक हैं, अमीनो अम्ल मॉनोमर, ठीक है जी। जब कोई अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध से जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं, बिल्कुल बेसिक बात है भाई, ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं मैम कि जब अमीनो अम्ल क्या होंगे, अमीनो अम्ल क्या होते हैं भैया, जल्दी से बताइए। अमीनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं, सही बात है, कोई दिक्कत परेशानी इस चीज में, जल्दी से बताइए। सॉरी फॉर लेट भाई, इतनी लेट कैसे, अभी तो सेशन भी कितने टाइम का हो चुका है ना, जल्दी से बताइए। सबसे पहली बात अगर मैं करूं प्रोटीन के बारे में तो बिल्कुल बेसिक बात है, बॉडी के बिल्डिंग मटेरियल ये कहे जाते हैं। प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है भैया, अमीनो अम्ल का सीक्वेंस है, यानी कि प्रोटीन का स्वरूप और कार्य तय करता है, जिसकी प्रकृति के आधार पर जो प्रोटीन है उनकी कई सारी संरचनाएं देखी जाती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इन सब में भी सबसे महत्वपूर्ण जो होती है वो कौन सी होती है भैया, सबसे महत्वपूर्ण कौन सी होती है, तृतीयक संरचना। कौन सी होती है, तृतीयक संरचना। अब इस तृतीयक संरचना का क्या होता है, तृतीयक संरचना को महत्वपूर्ण क्यों कह रही हूं, ये जल्दी से आप बताओ। मैंने क्या कहा है कि जो तृतीयक संरचना है इन तीनों संरचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है ना, सही बात, जानते हो आप इस बात को, हाँ जी सही बात है। चलो तो फटाफट बताओ, अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध से जुड़े रहते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये संघनन प्रतिक्रिया द्वारा बनते हैं और वाटर निकलते हैं, तो हम जानते हैं भैया, बेसिक सी बात है। चलो भाई जल्दी से बताओ, जैसे कि अब हम बात करते हैं कुछ प्रोटीन्स की, जैसे कि कुछ होते हैं सिंपल प्रोटीन, कुछ होते हैं भैया सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन जिसमें कि केवल अमीनो अम्ल से बने रहते हैं, जैसे कि एल्बुमिन है, जैसे कि ग्लोब्युलिन है। सिर्फ इनमें कौन सा पोर्शन होता है भैया, हाँ हाँ वही मैं कहूं, कन्हैया बेगाना, ओके,
हाँ जी, ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भी, फटाफट फटाफट आएगा भाई, सब आएंगे। सिंपल प्रोटीन केवल अमीनो अम्ल से बने होते हैं, जिनके एग्जांपल्स हैं जैसे कि एल्बुमिन है, ग्लोब्यूलिन है। संयुग्मित प्रोटीन कौन से होते हैं, कंजुगेटेड प्रोटीन्स कौन से होते हैं, जिसमें कि प्रोटीन भी होता है और नॉन प्रोटीन भाग भी प्रेजेंट होता है, जिसके एग्जाम्पल जैसे कि ग्लाइको, जिसमें कि आ गया आपका ग्लाइको का मतलब क्या होता है, ग्लाइको का मतलब होता है मैम शर्करा यानी कि शुगर। लाइपोप्रोटीन, जिसमें कि मैम लिपिड वाला पोर्शन भी आ गया, लिपिड भी हो गया और प्रोटीन भी हो गया। जब प्रोटीन के साथ एक गैर प्रोटीन भाग जुड़ा होता है तो उसको संयुग्मित प्रोटीन कहा जाता है। तब उसको क्या कहा जाता है, तब उसको संयुग्मित प्रोटीन कहा जाता है। न्यूक्लियो प्रोटीन यानी कि न्यूक्लियो और प्रोटीन दोनों से मिलकर जो भाग बनता है उसको हम कहते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन। यहां तक की बातें सभी को समझ में आ रही है, नहीं आ रही, बस इतनी बात बता दो जल्दी से। इसी के आधार पर डिसाइड होगा आपके तीनों प्रकार जो अमीनो अम्ल के होते, सॉरी प्रोटीन के होते हैं। डिराइव्ड प्रोटीन होते हैं कुछ, यानी प्रोटीन के टूटने पर बनने वाले उत्पाद को हम डिराइव प्रोटीन कहते हैं, जिनके मुख्य एग्जाम्पल जैसे कि पेप्टोन्स हैं, प्रोटियोजेज हैं, ये डिराइव्ड हैं। कुछ कैसे होते हैं जो सिंपल प्रकार के थे कि जिनमें सिर्फ अमीनो अम्ल ही उपस्थित था। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कि गैर प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट होता है। जल्दी से हुआ, जल्दी से बताओ भाई, जिनमें कि गैर प्रोटीन भाग प्रेजेंट होता है, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि शुगर भी प्रेजेंट था, प्रोटीन भी प्रेजेंट है ना। सही बात, कोई दिक्कत परेशानी इस चीज में, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। अब आ चुकी है हमारी प्रोटीन की संरचना, जिसमें कि पहला होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। सबसे पहला होता है भैया प्राथमिक स्ट्रक्चर यानी कि प्राइमरी संरचना। जल्दी से बताओ। सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं प्रोटीन के बारे में, मैं आपको अगर डायग्राम दिखाऊं ना इसका, कहां गया हमारा डायग्राम, डायग्राम कहां है हमारा, ये रहा, देखो एनसीईआरटी का ही डायग्राम मैंने लिया है, अभी तो था। ये भी मेरे साथ लुका छिपी कर रहे हैं क्या, कहां गया भैया, कहां गया, आजा, हाँ ये रहा आपका प्राथमिक संरचना का डायग्राम। सबसे पहली बात अगर मैं यहां पे बताऊं, हाँ जी, सबसे पहली बात अगर मैं यहां पे बताऊं तो ये क्या होते हैं, जो आपकी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है यानी कि ये जो आपकी प्राथमिक संरचना होती है ना प्रोटीन की, ये वैसे तो 4 प्रकार की होती है। ये प्राथमिक है, ये द्वितीयक है, ये तृतीयक है और वो आपकी टेट्रा वाली है यानी कि क्वार्टरनरी संरचना या फिर जिसको चतुष्क संरचना भी हम कहते हैं। ठीक है, यहां तक की बातें सभी को समझ में आ रही हैं, जल्दी से बताओ। अब प्राथमिक संरचना में क्या होता है, प्राथमिक संरचना में सबसे पहला गेम मैम ये होता है कि इसमें क्या होता है, ये शुरुआत होती है यानी कि जो प्राथमिक संरचना है ये इनका एक सिरा शुरू होता है अमीनो अम्ल से और खत्म कहां होता है, कार्बोक्सिलिक समूह पर। क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है, क्या होता है भैया, अमीनो अम्ल का एक सिरा, अमीनो अम्ल जो कि N है ना, N सिरे से शुरू होकर N सिरे से शुरू होकर और कहां तक जाते हैं, जल्दी से बताओ भाई, प्राइमरी संरचना। वेरी गुड, सभी जवाब बिल्कुल सही दे रहे हैं। N से C तक, बिल्कुल कार्बोक्सिलिक समूह यानी कि N से C तक, और C का मतलब है मैम कार्बोक्सिलिक समूह तक जाते हैं। सही बात है, N से C यानी कि जहां पे इसका मतलब क्या है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। और इसमें एक बात अगर मैं आपको बता दूं, प्राइमरी संरचना कभी भी कैसी होती है मैम, कुंडलित रूप में होती है। यही बात मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूं। कैसे होते हैं मैम, ये जो लड़ी होती है ना, ये कैसी होती है, कॉइल्ड फॉर्म में। जैसे कि ये N सिरा है, ये N सिरा है तो कुछ इस तरह से, यानी कि कुंडलित रूप में होती है भैया, कुंडलित रूप में, सीधी कभी नहीं होती। तो कैसी होती है मेरे प्यारे साथियों, मैम ये कुंडलित रूप में होती है। इस बात को भी हमको यहां पे नोट करना है। तो कैसी होती है, कुंडलित संरचना होती है भैया, सीधी नहीं होती, इतनी बात नोट कर लेना। कुंडलित रूप में मुड़ी हुई संरचना कहलाती है आपकी प्राथमिक संरचना। ठीक है, जल्दी से बताइए। अमीनो अम्ल का सीक्वेंस होता है, लीनियर चेन होती है। अगर मैं सेकंड वाले स्ट्रक्चर की बात करूं, जिसको हम कहते हैं द्वितीयक संरचना या फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जल्दी से बताइए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसमें कि अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड, हाइड्रोजन बॉन्ड से सिरे होते हैं। आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगी तब चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। देखो ये रहा आपका स्ट्रक्चर, यानी कि ये है द्वितीयक संरचना, जिसमें कि एक होता है अल्फा हेलिक्स, जिसमें कि क्या होता है भैया, एक होता है मैम हमारा
हाँ जल्दी से बताओ। एक होता है आपका कौन सा, एक होता है हमारा अल्फा हेलिक्स, इसकी दो रूप होती है द्वितीयक संरचना में, और एक होती है बीटा हेलिक्स। ठीक है, यहां तक की बातें। अगर मैं बात करूंगी अल्फा हेलिक्स की, तो इसका क्रम हमेशा होता है दाईं ओर, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, आप यहां देख सकते हैं दाईं ओर की तरफ इसकी हमेशा उस तरफ की तरफ, यानी कि दक्षिणावर्त कह सकते हैं। अल्फा हेलिक्स जो है दाईं ओर संरचना की तरफ इसकी मूवमेंट होती है। ठीक है, यहां तक की बातें, यहां तक की बातें सभी को समझ में आ रही। ये होती है बीटा प्लेटेड शीट, और ये होती है आपकी तृतीयक संरचना। तृतीयक संरचना के बारे में मैंने क्या बताया था, हाँ जल्दी से बताओ। तृतीयक संरचना के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, जल्दी से बताओ भाई। तृतीयक संरचना वो होती है प्रोटीन की कार्यात्मक इकाई। पहले ही कहा था कि इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, तो भैया तृतीयक संरचना क्या होती है। तृतीयक संरचना प्रोटीन की फंक्शनल यूनिट इसको कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, नोट कर लेना, बहुत बार एग्जाम में घुमा फिरा के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि प्रोटीन की कार्यात्मक इकाई के रूप में आप किसको मानते हैं। प्रोटीन की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है भैया, तृतीयक संरचना कहलाती है। वेरी गुड, सभी का जवाब बिल्कुल सही है। हाँ जी सही बात है, जल्दी से बताओ। तो इसको क्या कहते हैं भैया, प्रोटीन की कार्यात्मक इकाई कहलाती है आपकी तृतीयक संरचना। ठीक है, यहां तक की बातें जल्दी से बताओ भाई फटाफट। अब मैं अगर आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं, तो तृतीयक संरचना का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक ऊन की गेंद की तरह होता है। देखो ये रहा, ये रही आपकी तृतीयक संरचना, जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रहा है यहां तक की बातें, यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही हैं प्रोटीन वाले एरिया की। तो इसमें क्या होता है भैया, ये कैसी प्रेजेंट होती है मैम, ये लंबी ऊन की तरह फोल्ड होकर तृतीयक संरचना बनाती है। यानी कि ऊन की तरह फोल्ड होने वाला जो स्ट्रक्चर है, मैंने बताया भी था आपको, ऊन की तरह फोल्ड होने वाली संरचना। ठीक है, ये क्या बनाती है भैया, आपकी तृतीयक संरचना बनाती है। क्लियर बात है, चलो भाई जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट। दूसरी बात अगर हम करें इसके बारे में, तो फिर होती है प्रोटीन संरचना की, ये होती है आपकी तृतीयक से बनती है आपकी चतुष्क संरचना। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक बार हम नोट्स निकाल लेते हैं अपने, ये रहे हमारे नोट्स, जिसके कि आप देख सकते हैं एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन इनके जुड़कर बनती है, जिसके मुख्य एग्जांपल जैसे कि हीमोग्लोबिन, जिसमें कि 4 चेन होती हैं, और जो आपकी चतुष्क संरचना का मुख्य एग्जाम्पल है वो आपका हीमोग्लोबिन होता है। तो इसके एग्जाम्पल्स को सबसे पहले नोट कर लेना। यहां तक की बात सही है, जल्दी से बताइए भाई, यहां तक की सभी बातें समझ में आ रही हैं। अभी हमारे 2 से 3 टॉपिक बाकी रहते हैं सिर्फ, जल्दी बताओ। अब होता है हमारा पॉलीसेकेराइड्स। अब हम बात करेंगे भैया पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। सबसे पहले ये रहा पॉलीसेकेराइड, जिसको कि कहते हैं बहुशर्करा। क्या कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, हाँ जी क्लियर बात है। यहां तक की बात बिल्कुल सही है, जल्दी से बताइए भाई। यहां तक की बात सभी सही है, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत परेशानी हो इस चीज में। बहुशर्करा वे कार्बोहाइड्रेट हैं जो कई मोनोसेकेराइड से बने होते हैं। मोनोसेकेराइड या फिर आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। पॉलीसेकेराइड जब हैं इनमें आपस में, यानी कि ये क्या होते हैं जो पॉलीसेकेराइड्स बेसिकली क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड वो होते हैं जो कई सारी मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं, और इनमें क्या होता है, एक तरह का बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिस बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को याद कर लेना, कौन सा बॉन्ड होता है भैया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। काम क्या करते हैं भैया, स्टोरेज का काम करते हैं, ऊर्जा का भंडारण करते हैं, संरचना प्रदान करने का काम, यानी कि स्ट्रक्चरल तरह से बॉडी की हेल्प करते हैं। पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड के पॉलीमर होते हैं जो पानी में घुलनशील नहीं होते और ऊर्जा भंडारण या संरचना में सहायता करते हैं। तो बेसिक सी बात है, जहां पे आपका क्या होगा, जहां पे आपका भंडारण की बात आएगी वहां पे आप ये लिख लेना भैया, जहां पे बात आएगी भंडारण की वहां पे आप क्या लिख लेना, वहां पे आप लिख लेना कि ये पॉलीसेकेराइड जो होते हैं ये भंडारण का काम करते हैं। सही बात है, यहां तक की बात सही है भाई, जल्दी से बताओ। यहां तक की बातें सभी को समझ में आ रही है, नहीं आ रही, बस इतनी बात बता दो, ठीक है। हाँ जी सही बात है, जल्दी से बताओ। हीमोग्लोबिन के साथ बिल्कुल सही, कोलेजन और इंसुलिन के एग्जांपल मुझे लिखना था बट भूल गए। हाँ जी, यहां पे इंसुलिन और कोलेजन, ठीक है, ये भी तो इनके एग्जांपल होते हैं। ये हमने पॉइंट नोट नहीं किया था, आगे बढ़ो। हाँ जी, यहां देखो, अब बात करते हैं पॉलीसेकेराइड के प्रकार के बारे में। एक होते हैं होमोपॉलीसेकेराइड, समान बहुशर्करा कहते हैं इसको भैया। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई, इसको क्या कहते हैं मैम,
जल्दी से बताइए भाई, क्लियर है? वेरी गुड। समान बहु शर्करा जिनको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड का मतलब क्या है? होमोपॉलीसेकेराइड वो हैं जो कि सिर्फ एक प्रकार की संरचना से ही बने होते हैं। ठीक है, संरचना से बने होते हैं भैया। जल्दी से बताओ। रामकेश लीनियर चेन होती है लेकिन वो कुंडलित फॉर्म में होती है, एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, ठीक है भाई, यहां तक की बातें। केवल एक प्रकार के मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं, जिनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं भैया? जिनके एग्जांपल्स होते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन। अब आप मुझे बात बताओ, मैंने आपको एनिमल किंगडम भी पढ़ाया हुआ है, वहां काइटिन का क्या काम था? जो काइटिन है, जो कि होमोपॉलीसेकेराइड है, उसका काम क्या था भाई? जल्दी से बताइए। काइटिन का काम क्या होता है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी नहीं, एनिमल्स की बॉडी में, और एनिमल्स में भी आर्थ्रोपोडा में सबसे महत्वपूर्ण है, वो बताइए जल्दी से। हाँ जी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई, क्या होते हैं? स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, काइटिन हो गया, ये सभी पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, यहां तक की बातें। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट बात करेंगे हेट्रोपॉलीसेकेराइड के बारे में। हेट्रोपॉलीसेकेराइड के बारे में बात करेंगे भाई, नेक्स्ट बात करेंगे। तो यहां तक की बातें तो आपको समझ में आ रही हैं। जल्दी से बताओ, हेट्रोपॉलीसेकेराइड कौन से होते हैं? जल्दी बताओ भाई, हेट्रोपॉलीसेकेराइड कौन से होते हैं? जल्दी से बताइए। हाँ, सेल्यूलोज के बारे में अगर मैं आपको एक बात बताऊं, कहीं हमने ब्लैंक स्लाइड नहीं रखी क्या? कहाँ गई हमारी ब्लैंक स्लाइड? चलो बाद में देखेंगे। हेट्रोपॉलीसेकेराइड की अगर मैं बारे में बात बताऊं तो हेट्रोपॉलीसेकेराइड कौन से होते हैं? हाँ, हेट्रोपॉलीसेकेराइड कौन से होते हैं? वेरी गुड, कैरेटिन। वो कैरेटिन है, ये काइटिन है। नाखून और पंख में कैरेटिन, वो कैरेटिन होता है भाई, वो एक प्रोटीन है। यहां हम पॉलीसेकेराइड पढ़ रहे हैं। क्लियर? ठीक है। हेट्रोपॉलीसेकेराइड दो या दो से अधिक अलग अलग मोनोसेकेराइड से बने होते हैं। इनका काम बेसिकली क्या होता है? संरचनात्मक और कार्यात्मक भूमिका में पाए जाते हैं। ठीक है भाई, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई के रूप में ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ रही है? जैसे कि इनके मुख्य एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि मैम पैक्टिन भी इसी के अंदर आता है, जैसे कि भैया पैक्टिन भी इसी के अंदर आता है। यहां तक की बात सही है? यहां तक की बात सही है? जल्दी से बताइए भाई। ठीक है, जल्दी से बताइए। हाँ जी, ठीक है, यहां तक की बातें, यहां तक की बातें सभी सही हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। चलो भाई, जल्दी से बताओ आगे की बातें, आगे की बात बताओ। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि ये हाइलुरोनिक एसिड होता है, ग्लूकोरिक एसिड होता है, साइनल फ्लूइड होता है, मतलब कि बहुत सारे एग्जांपल्स हमने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो सेल्यूलोज हो गया, पैक्टिन हो गया। इन सब के ही एग्जांपल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतनी ज्यादा भाषा तो आपसे एग्जाम में पूछी नहीं जाने वाली है, इसलिए इसका कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, यहां तक की बातें, यहां तक की बातें सभी सही हैं। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ, फटाफट फटाफट। अब एक बात कर लेते हैं न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। हमने कहीं अगर इसकी हेडिंग लिखवाई हो तो हम किसके बारे में बात करेंगे भैया? सबसे पहली बात हम करेंगे, थोड़ी सी बात मैम न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ लेते हैं। न्यूक्लिक अम्ल, तो जल्दी से बताइए भाई, न्यूक्लिक अम्ल क्या क्या होते हैं? फिर एंजाइम बाकी रह जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल बताइए जल्दी से। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बताओ जल्दी से। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? सबसे पहली बात मैम, न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं जैव वृहद अणु होते हैं। कैसे होते हैं भैया? जैव वृहद अणु होते हैं जो कि न्यूक्लिक अम्ल हैं। इनमें तीन बात सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, है ना भाई? जल्दी से बात बताओ, इनमें तीन बात सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहली बात तो भैया ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड यौगिक होते हैं जो न्यूक्लिक अम्ल हैं। कैसे होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड यौगिक हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या कहलाते हैं मैम? पॉलीन्यूक्लियोटाइड यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड यौगिक हैं। यहां तक की बातें सभी सही हैं। जल्दी से बताओ, वेरी गुड। अब इनके पास थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं भैया। ये न्यूक्लियोटाइड में सबसे पहली बात, इस तरह के जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनमें तीन रासायनिक घटक होते हैं। ये बात समझ लो, इनमें तीन रासायनिक घटक होते हैं। तीन रासायनिक घटक होते हैं। सबसे पहला घटक कौन सा होता है?
हाँ, सबसे पहला घटक क्या होता है भैया, जल्दी से बताओ भाई। सबसे पहला होता है मैम विषम चक्रीय यौगिक। सबसे पहले होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसको हम कहते हैं विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक, न्यूक्लिक अम्ल की ही बात कर रहे हैं। जल्दी से बताओ भाई। विषम चक्रीय यौगिक जो होते हैं इसमें ही प्रेजेंट होते हैं भैया आपके नाइट्रोजनस बेस। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं मैम, नाइट्रोजनी क्षार प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार। अब नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से होते हैं जरा बताना, जरा एग्जांपल्स फटाफट फटाफट। क्या क्या होते हैं नाइट्रोजनस बेस, क्या क्या होते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, सही बात सभी लोग दे रहे हैं। कौन कौन से होते हैं भैया, एडिनिन होता है मैम, और ग्वानिन होता है, और एडिनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, यूरेसिल हो गया, साइटोसिन हो गया, थायमिन हो गया, है ना। यूरेसिल, साइटोसिन, थायमिन, ठीक है। और क्या क्या होता है इनमें, एक तो हो गया विषम चक्रीय यौगिक, और एक होता है मैम फॉस्फेट समूह। एक क्या होता है भैया, फॉस्फेट समूह। तीन चीजें इनमें होती हैं। फॉस्फेट समूह हो गया, जल्दी से बताओ। एक हो गया इनमें विषम चक्रीय यौगिक, थोड़ी सी देर और, हाँ जी ठीक है, यहां तक की बातें। और होते हैं एक होते हैं इनमें, क्या होता है भैया, दूसरी बात इनमें होती है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड में क्या क्या होता है भाई, जल्दी से बताओ जरा। मोनोसेकेराइड में इनमें शर्करा, यानी कि राइबोज शर्करा, ठीक है। राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा, इनमें मैम दो चीजें होती हैं, जैसे कि राइबोज, और भैया दूसरी कौन सी होती है, एक तो राइबोज शर्करा और एक होती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। डीऑक्सी राइबोज किस में होती है, डीएनए में होती है। राइबोज शर्करा आरएनए में होती है। क्या कहलाते हैं ये, जेनेटिक मटेरियल बेसिकली, ठीक है। यहां तक की बातें, यहां तक की बातें सही हैं, वेरी गुड। पूरी फुल फॉर्म बताना जरा, जल्दी से बताओ। फॉस्फेट समूह की अगर मैं बात करूं तो एक फॉस्फेट समूह में एक फॉस्फेट जो है वो 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जल्दी से बताओ, फॉस्फेट समूह यानी कि 4 ऑक्सीजन जो है, मतलब जो एक फॉस्फेट समूह जो होता है 4 ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा होता है, ये बात मैंने आपको क्लियर की है, वापस बता देती हूं। एक फॉस्फेट समूह 4 ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा रहता है। ठीक है, बेसिक सी बात अभी हमने की है। हमने पूरी बात जान ली इसमें कि न्यूक्लिक अम्ल में कितने कितने प्रकार होते हैं, मतलब प्रकार तो क्या ही कहें, मतलब कि इनके बेसिक घटक क्या क्या होते हैं। तो 3 रासायनिक घटक होते हैं, ठीक है, धन्यवाद भाई। ठीक है, यहां तक की बातें, यहां तक की बातें सभी सही हैं, जल्दी से बताइए भाई। यहां तक की सभी बातें सही हैं, तो अब थोड़ी सी बात हम एंजाइम के बारे में कर लेते हैं। थोड़ी सी बात हम किसके बारे में करते हैं भैया, एंजाइम के बारे में करते हैं। एंजाइम हमारा लास्ट टॉपिक रहता है, ठीक है। जल्दी से बताओ, तो एंजाइम होते क्या हैं, एंजाइम वो होते हैं, हाँ जी जल्दी से बताओ। हाँ, एंजाइम क्या होते हैं,
एंजाइम जीवों में पाए जाने वाले जैविक उत्प्रेरक होते हैं। ये रासायनिक प्रतिक्रियाओं की गति बढ़ाते हैं लेकिन खुद उस प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते, है ना, मतलब कि स्थायी रूप से बदलते नहीं हैं। अधिकांश एंजाइम मतलब उस प्रक्रिया में स्थायी रूप से बदलते नहीं हैं लेकिन सिर्फ क्या होते हैं, एज अ कैटलिस्ट, मतलब कि कह सकते हैं आप कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं, लगभग की सबसे बड़ी बात क्या है कि लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। लगभग कहा है ना मैंने, ये बात समझ लेना। एंजाइम जीवों में पाए जाने वाले जैविक उत्प्रेरक होते हैं। ये सभी रासायनिक यानी कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं की गति बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, है ना भाई। और बताओ जल्दी से, कोई बात नहीं भाई, अब रिकॉर्डेड देखनी पड़ेगी, लेकिन खुद उस प्रक्रिया में स्थायी रूप से भाग नहीं लेते। अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन कुछ आरएनए आधारित राइबोजाइम भी होते हैं। राइबोजाइम बताया था ना आपको, राइबोजाइम कैसे होते हैं, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल, यानी कि ऐसे न्यूक्लिक अम्ल जो एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं। ये वैसे तो न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल, लेकिन व्यवहार किसकी तरह करते हैं, लेकिन एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं। इनको क्या कहा जाता है, इनको मैम राइबोजाइम कहा जाता है, ठीक है। एंजाइम वे जैविक उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं की गति बढ़ाते हैं लेकिन स्वयं प्रतिक्रिया में स्थायी रूप से शामिल नहीं होते। ठीक है, यहां तक की बातें, सबसे पहली बात हाँ समझ में आई, ठीक है भाई, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, यहां तक की बातें, यहां तक की सभी बातें सही हैं। जल्दी से बताओ भाई, हमारा एक टॉपिक रहता है, क्या नाम है इसका, हाँ हमारा एक टॉपिक रहता है एंजाइम। मुझे थोड़ा सा इशू लग रहा है अपनी तबीयत में, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करा दूँ। एंजाइम का रहता है बस, क्योंकि अब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो इसलिए हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, और जो आपका एंजाइम का टॉपिक सिर्फ बाकी रह गया उसको किसी और सेशन में हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी दिक्कत आज मुझे बॉडी में लग रही है तो मैं खड़ी नहीं हो सकती ज़्यादा टाइम, तो इसलिए माफ़ी चाहते हैं भाई, इसलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बाकी डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सिर्फ एंजाइम सांद्रता और एंजाइम वाला टॉपिक रह गया, बेसिक बात मतलब ये है, सिर्फ एंजाइम का ही टॉपिक रह गया है। डिस्कस करें जल्दी सी भाई, थोड़ा सा वो देख लेते हैं, हाँ ठीक है। क्वेश्चन बताओ फटाफट, क्वेश्चन बताओ जल्दी से। क्वेश्चन का रिप्लाई करो भाई। एक गैर प्रोटीन रहित एंजाइम, यानी कि जिसमें प्रोटीन रहित एंजाइम है, वो कौन सा होता है, लाइसोजाइम है, राइबोजाइम है, लाइगेज है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज है। जल्दी से इसका सही जवाब दो भाई, जल्दी से इसका सही जवाब दो, और सभी बच्चे बिल्कुल सही जवाब इसका दे रहे हैं। जल्दी से सभी लोग इसका सही जवाब दो, वेरी गुड भाई, सभी लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। गैर प्रोटीन रहित एंजाइम यानी कि जो राइबोजाइम होता है, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड है, यूरेसिल एक पिरिमिडीन है, ग्लाइसिन एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। जल्दी से बताओ, ग्लाइसिन एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, फिर सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है। जल्दी से बताओ इनमें से कौन सी बात गलत है, गलत बात पूछी गई है, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताइए भाई, निम्न में से कौन सा कथन इनके बारे में गलत पूछा गया है, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही जवाब, और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन है भाई। देखो, सुक्रोज डाइसेकेराइड है, सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड है, यूरेसिल पिरिमिडीन है, लेकिन जो ग्लाइसिन है ये सल्फर युक्त अमीनो अम्ल थोड़ी है। सही जवाब सभी लोग सही दे रहे हैं, लेकिन बी और सी में कंफ्यूज किस बात के लिए है भाई, है ना। सही बात है सी, बिल्कुल सही जवाब सभी लोगों ने दिया है। आगे बढ़ सकते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। और अगर ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगी ना, ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने नोट्स बहुत पहले देखे होंगे। पर हुआ क्या है भैया, हाँ ये हमने एंजाइम का पोर्शन अभी किया ही नहीं है, यहां रिवाइज नहीं किया, तो आपको ये क्वेश्चन कराऊंगी नहीं, ठीक है, इसलिए नहीं कराऊंगी। जल्दी से बताओ, कई सह एंजाइम के आवश्यक रासायनिक घटक क्या होते हैं।
प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, कार्बोहाइड्रेट है, या फिर विटामिन है? जल्दी से बताओ भाई, क्या होगा इसका सही जवाब? कई सह एंजाइमों के आवश्यक रासायनिक घटक जो कि आवश्यक हैं, वो कौन से होते हैं? आवश्यक रासायनिक घटक आवश्यक रासायनिक घटक की बात अगर मैंने की है तो आवश्यक कौन से होते हैं, आप ये बात जानते हैं? आप ये बात जानते हैं कि आवश्यक कौन से होते हैं? वेरी गुड, सभी का जवाब ऑलमोस्ट सही है, लेकिन ज्यादातर कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं आप। न्यूक्लिक अम्ल ही तो इसको सही आंसर होगा भाई, न्यूक्लिक अम्ल ही तो सही आंसर होगा। नो, सी कैसे दे रहे? हाँ, बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। एंजाइम के बारे में, चलिए तो बेसिक बात है, एंजाइम के बारे में निम्न में से कौन सी बात गलत है? जल्दी से बताओ, कौन सी बात गलत है? जल्दी से बताओ, एंजाइम के बारे में कौन सी बात गलत है? उच्च तापमान पर एंजाइम विकृत हो जाते हैं, ये बात तो देखो सही है, लेकिन पूछा गलत क्या है? एंजाइम अधिकांशतः प्रोटीन होते हैं, उनमें भी कुछ वसा भी होते हैं। चलो भाई, होता है ऐसा भी। एंजाइम बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, बहुत ही विशिष्ट होते हैं, लेकिन यहां पे क्या कहा गया है? एंजाइमों को अधिकतम सक्रियता के लिए इष्टतम पीएच और तापमान की आवश्यकता होती है। भाई इष्टतम पीएच मतलब कि एक हाई टेम्परेचर और पीएच की आवश्यकता तो नहीं होती। बिल्कुल सही जवाब है यहां पे, क्योंकि मैंने आपको क्लास में भी बताया हुआ है कि कितना तो पीएच चाहिए होता है और कितना उसको टेम्परेचर चाहिए होता है। तो इसलिए जो सही जवाब होगा वो डी होगा, और सभी बच्चे बिल्कुल सही जवाब यहां पे दे रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी इस चीज में हो तो बताओ, है ना भाई? सभी लोग बिल्कुल सही जवाब यहां पे दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वसा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। वसा सामान्यतः जल में अघुलनशील होते हैं। भाई देखो, ये बात तो थोड़ी हमको सही लग रही है, ये बात तो थोड़ी हमको सही लग रही है, मतलब कि कथनों पर विचार करो और बताओ, गलत बात बताओ। गलत बात चुननी है तो भाई ये तो सही है, इसको तो सही कर दो, ये तो गलत है ही नहीं। पामिटिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक कार्बन सहित 16 कार्बन होते हैं, ये भी भाई देखो हमने नोट किया था। पामिटिक अम्ल आपसे खुद पूछा था मैंने इसलिए कहा था कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए ये भी हमारा सही होगा। अब पूछा गया है गलत बात क्या है ना? पामिटिक अम्ल में कार्बन सहित 16 कार्बन होते हैं। भाई ये हमने पामिटिक अम्ल में 16 ही सुना था ना? 16 ही सुना था, हाँ जी 16 ही सुना था ना? हाँ सही बात है, 16 ही तो होते हैं, हाँ जी ये भी बात सही है। वसीय अम्ल ग्लिसरॉल के साथ एस्ट्रीकृत होते हैं, ठीक है। तिल के तेल का गलनांक अधिक होता है। भाई बताओ जल्दी से, गलनांक किसका अधिक होता है? आपको अभी मैंने बताया था। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप ही मुझे बताओगे, क्योंकि मैंने ये पॉइंट अभी अभी कराया हुआ है, ये भी पॉइंट मैंने अभी आपको कराया हुआ है। लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है जो कोशिका झिल्ली में पाया जाता है, तो मैं बता रही हूं इसको आपको होमवर्क, और ये एक ट्रिक भी मैंने, ये जो पॉइंट है ये मैंने आपको गलत ही बता दिए, ठीक है। ये पॉइंट मैंने आपको गलत ही बता दिए, ठीक है। गलत बात बतानी है ना इसमें। चलो नेक्स्ट बात करो भाई। पहचान करें कि निम्न में से किस कार्बन यौगिक में विषम चक्रीय वलय पाए जा सकते हैं। विषम चक्रीय वलय पाए जा सकते हैं, इस क्वेश्चन का भी सही जवाब दो आप जल्दी से बताओ भाई। तो कौन सा जवाब सही होगा? विषम चक्रीय वलय किसमें पाए जाते हैं भैया? अभी बात की थी हमने जब मैं नाइट्रोजन कंपाउंड बताया था कि वो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ठीक है। अभी बताया था नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजनक क्षारक होते हैं। अभी ये बात आपको बताई थी ना मैंने, हाँ जी। विषम चक्रीय यौगिक कौन से थे? जिसमें नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट थे, अभी बताई थी ये बात तो मैंने। इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे की बात करो भाई, आगे की बात करो जल्दी से। हाँ जी, एक लास्ट क्वेश्चन, इसको बता दो जल्दी से। यही एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको बता दो जल्दी से। कौन सा क्वेश्चन है भैया? उन घटकों को चुने जो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दोनों में उपस्थित होते हैं, वो घटक बता दो। वो घटक कौन से होते हैं जल्दी से बताओ भाई। शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक या फिर फॉस्फेट समूह, कौन से होते हैं जो दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड में भी और न्यूक्लियोसाइड में भी? कौन से होते हैं भैया ऐसे? जल्दी से बताओ फटाफट, जल्दी से बताइए भाई, कौन से होते हैं? बिल्कुल सही जवाब सभी लोग दे रहे हैं, ए और बी। वेरी गुड, सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं और बिल्कुल सही जवाब सभी लोग दे रहे हैं, यानी कि शर्करा जो कि शुगर है और जो बी यानी कि नाइट्रोजनक क्षारक,
ये न्यूक्लियोटाइड में भी और न्यूक्लियोसाइड दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। यहां तक की बातें सही हैं? जल्दी से बताओ भाई फटाफट, यहां तक की बातें सही हैं? और आपका होमवर्क का क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है। क्लियर बात है यहां तक की? यहां तक की सभी बातें क्लियर हैं भाई? जल्दी से बताओ। तो इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है और प्रैक्टिस सेशंस मतलब कि जो नेक्स्ट सैटरडे आएगा उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और उसमें भी वो क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में 4 से 5 बार रिपीट हुए क्वेश्चन हैं, जिनकी संभावना बहुत ही ज्यादा से पूछी गई है आपसे। ठीक है, तो इसलिए वहां डिस्कस करेंगे। और एंजाइम का टॉपिक मैंने यहां कंप्लीट नहीं करा, इसको किसी और सेशन में कराऊंगी क्योंकि थोड़ा सा तबियत का इश्यू आज मुझे लग रहा है। तो बाकी करते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद सभी का, और करेंगे फिर। और आगे वन शॉट भी होगी, शायद मैम की वन शॉट है, अब शायद टाइमिंग अलग है उनकी, 2 से 3 बजे से है शायद, स्केड्यूल होगी आपकी, देख लेना एक बार। धन्यवाद भाई सभी का। ठीक है।